हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उसी स्टाइल में आ चुका हूं और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि आप सभी लोगों को हम प्रत्येक चैप्टर की महातांडव क्लास देंगे, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये प्रत्येक चैप्टर की महामैराथन क्लास होगी। और महामैराथन क्लास में आप सभी को क्या कराया जाता है, आप सभी लोगों को पता है कि उस चैप्टर के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, चाहे वो बहुविकल्पी हों, चाहे अतिलघु उत्तरीय हों, चाहे दीर्घ उत्तरीय हों, उन सारे प्रश्नों का समावेश एक क्लास में उठाकर किया जाता है। ठीक है, तो अब आप अगर इस क्लास को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप सभी लोगों से कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। आप सभी लोगों को इस क्लास का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, मुझे पता है, और आपका इंतजार अब समाप्त होता है और आज से शुरुआत होती है क्लास की। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप सभी लोगों को हम प्रत्येक चैप्टर की महातांडव क्लास दे सकें और आप सभी लोगों का स्कोर जो है 95 प्लस दिला सकें। ठीक है, 100% आएगा। बस आप क्लास को कहीं पर भी मिस नहीं कीजिएगा, लीव नहीं कीजिएगा, बस एकाग्रचित होकर बैठकर पढ़िएगा। सारा कुछ यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। पिछले साल तो मैंने आप सभी लोगों को इस क्लास में जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं बताया था, इस बार मैंने सारे प्रश्नों को समावेशित कर दिया है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर इस बार की क्लास थोड़ा स्पेशल होनी चाहिए। तो क्लास भैया स्पेशल ही होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का हम समय लॉस नहीं करते, आप सभी को पता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 की, और हमारे चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि सर कुछ वर्ड जो है आप हिंदी में बोलते हैं उनको इंग्लिश में भी बोल दिया करें, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। तो बिल्कुल आज चलिए हम प्रयास करते हैं, आप सभी लोगों को हम जो है इंग्लिश में भी बोल के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पाठ्यक्रम है, देखिए अगर हम बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको पाठ्यक्रम से ही मिलना है। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़ के मेहनत करके जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा ओवरऑल आप पढ़ के मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा अगर पढ़ के जाएंगे तब दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक, जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। इस बार अगर हम बात करें नए पाठ्यक्रम की, तो हमारा जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन, इसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है संबंधों के प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर हमें कौन से संबंध पढ़ने हैं? दुधारी संबंध। दुधारी संबंध का मतलब होता है कोई संबंध जो है समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित हो, मतलब एक ही समुच्चय पर आपका परिभाषित होगा जो भी संबंध दिया जाएगा, अलग अलग समुच्चय नहीं होंगी, एक ही समुच्चय पर परिभाषित जो संबंध होता है वो दुधारी संबंध कहलाता है। और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के नाम से जानते हैं। सममित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशंस के नाम से जानते हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है, जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशंस के नाम से जानते हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पहले हमें संबंध अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से बनता है कि सिद्ध कीजिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, पर्टिकुलर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सिद्ध कीजिए स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, सममित सिद्ध करना होगा, संक्रामक सिद्ध करना होगा, तभी वह संबंध आपका तुल्यता होगा, क्योंकि तुल्यता होने के लिए ये तीनों होना बहुत ही जरूरी है। तो तीनों को पहले मैं एक आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूंगा कि स्वतुल्य होता क्या है, सममित होता क्या है, संक्रामक क्या होता है। जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत आता है फलन, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो फलन के अंतर्गत तो बहुत टाइप के थे, लेकिन अब इस बार सिलेबस में आपका केवल बचा है एकाएकी फलन। ठीक है, यानी वन फंक्शन, और आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये 2 टाइप के फलनों पर आधारित हमें क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो मैंने आज की क्लास में बहुत ही चुने हुए प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। एनसीईआरटी बुक के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, साथ ही में आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है या जो आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें वहाँ के भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में उठाए हुए हैं। तो आप सभी लोग भाई बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास की। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम संबंधों के प्रकार के अंतर्गत जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है ना। हम जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, कोई समुच्चय ए पर, यहाँ पर हम परिभाषा भी आपको लिख देंगे, कॉपी पर उठा लोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आप सभी लोग के लिए। ठीक है, कोई संबंध समुच्चय ए में
शतुल्य संबंध कहलाता है, शतुल्य संबंध कहलाता है यदि, अब यहाँ पर हम गणितीय रूप लिखने जा रहे हैं शतुल्य संबंध का। ठीक है, कोई संबंध एक समुच्चय है, मान लीजिए ए, हमने कहा ना कि यहाँ पर जो संबंध है वो द्विधारी संबंध है, मतलब ए समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित रहेंगे, कोई दूसरा समुच्चय नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई संबंध समुच्चय ए में शतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे फॉर ऑल जो ए एलिमेंट आए वो दिए गए समुच्चय से आए। ठीक, ये गणितीय रूप है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई जो रिलेशन आपको डिफाइन हो किसी समुच्चय पर, तो समुच्चय के अंदर उपस्थित जो भी आपके एलिमेंट हैं वो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होने चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे ए है तो ए से संबंधित होना चाहिए, गणितीय रूप है। प्रत्येक एलिमेंट जो है, जैसे ए एलिमेंट है तो वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए और दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग सत्य होना चाहिए, नहीं उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल जहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो जिस समुच्चय से रिलेशन दिया गया उस समुच्चय से होना चाहिए, यानी कि बाहर से हो। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय में एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी। ठीक है, ये 3 एलिमेंट हैं और इस पर एक रिलेशन आपको डिफाइन किया जाता है। रिलेशन आपको किस तरीके से दे दिया जाता है, मान लीजिए इस तरीके से रिलेशन दे दिया गया ए कामा बी। ठीक है, ए कामा ए, ठीक है, बी कामा बी, ठीक है, बी कामा सी, और दे दिया जाता है सी कामा सी। इस तरीके से आपको एक रिलेशन डिफाइन है। अब आपको ये बताना है कि ये सतुल्य है कि नहीं है। तो सतुल्य संबंध की परिभाषा क्या कहती है, वो ये कहती है कि कोई भी समुच्चय का जो भी अवयव हैं, समुच्चय में जो भी अवयव हैं वो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जैसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है ए बी और सी 3 एलिमेंट हैं, तो आप देखेंगे कि जो ए एलिमेंट है वो स्वयं से संबंधित है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ इसमें ए से संबंधित है, मिल गया। दूसरा अवयव समुच्चय में था बी से संबंधित है, नहीं है कि नहीं, रिलेशन में है, बी से भी संबंधित है। तीसरा अवयव समुच्चय में था सी, तो सी से संबंधित है कि नहीं, तो आप कहोगे सी से संबंधित है। बाकी हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, अर्थात दिया गया संबंध आपका शतुल्य संबंध कहा जाएगा, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये R1 था, इसी तरीके से रिलेशन आपको दिया जाता ए कामा बी। ठीक है, ए कामा ए और बी कामा बी, ठीक है, और बी कामा सी, और आपसे पूछा जाता कि ये R2 जो रिलेशन दिया गया है इस समुच्चय से, ये आपका रिलेशन जो है सतुल्य है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आप कहते कि देखो ए से संबंधित है इस रिलेशन में, ठीक है, बी से संबंधित है, ठीक है, लेकिन सी से संबंधित कहीं पर है ही नहीं, सी अपने आप से संबंधित है ही नहीं, अर्थात ये दिया गया जो संबंध होगा ये आपका शतुल्य नहीं होगा। शतुल्य होने के लिए समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो स्वयं से संबंधित होना अनिवार्य है, तभी वह संबंध आपका शतुल्य होगा। ये परिभाषा आप चाहो तो नोट कर सकते हो, शतुल्य संबंध की थी, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझा दिया है। अगला जो हमारा संबंध आता है वो आता है सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। बताइए यह समझ में आ गया है। चलिए इसे रफ कर देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की ओर। देखिए समय तो लगेगा, लेकिन इस क्लास के बाद फिर आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर 2, सममित संबंध, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा दूसरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा में आपको क्या करना है, कोई संबंध समुच्चय ए में सममित संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि, अब इसका गणितीय रूप क्या होता है, इसका गणितीय रूप कुछ ऐसे होता है कि ए अगर बी से संबंधित है, मतलब एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है, ठीक है, और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, तब बी कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल जो ये अवयव आते हैं ए कामा बी, ये जिस समुच्चय पर परिभाषित रिलेशन दिया गया उस समुच्चय से आने चाहिए। ये होता है इसका गणितीय रूप, यही सबसे मेन है, इसी से तो आपको सवाल सिद्ध करने। अगर ए बी से संबंधित, ए बी एलिमेंट है एक समुच्चय के, और एक अवयव अगर दूसरे अवयव से संबंध रख रहा है और दिए गए रिलेशन में सत्य है यानी बिलोंग कर रहा है, तो बी भी ए से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वह संबंध आपका सममित संबंध कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं कि एक हमारे पास समुच्चय है, यदि हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, और इस पर एक परिभाषित हमको एक रिलेशन दे दिया गया है, रिलेशन दे दिया गया 1, 2, ठीक है, और दे दिया गया 2, 1,
2,3 और दे दिया गया 3,2 और फिर दे गया 3,4 और दे दिया गया 4,3। ठीक है, अब आप बताइए यह संबंध आपका क्या है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? तो आप कह सकते हो, देखिए आपकी कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन की कि अगर एक अवयव दूसरे से संबंधित है तो दूसरा पक्का ए से संबंधित होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो पहला अवयव दूसरे से संबंधित है तो हम ढूंढेंगे 1,2 है तो 2,1 इसमें मिलना चाहिए इस रिलेशन में, तो 2,1 भी इसका मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला तो 2 3 से संबंधित है तो 3,2 भी मिलना चाहिए, तो मिल गया। 3 4 से संबंधित है तो 4 भी 3 से संबंधित होना चाहिए, मिल गया। अर्थात ये दिया गया संबंध आपका कौन सा संबंध कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, ये मान लीजिए R1 रिलेशन था इस समुच्चय के लिए, सेट के लिए। एक दूसरा रिलेशन आप सभी के समक्ष ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया आपको 1,2 2,1, ठीक है, और उसके बाद ये क्रमित युग्म है, आप समझ पा रहे हो ना, ये क्रमित युग्म है। और जैसे दे दिया गया 3,4 और दे दिया गया 2,3 और उसके बाद दे दिया गया 4,3। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि यह दिया गया संबंध आपका सममित संबंध है कि नहीं है, तो आप देखिए कहोगे, क्या कहोगे? 1 2 से संबंधित, 2 1 से संबंधित, चलो ये काम हो गया। ठीक, 3 4 से संबंधित तो 4 3 से संबंधित है कि नहीं? तो आप कहोगे 4 भी 3 से संबंधित है। फिर 2 3 से संबंधित है, लेकिन 3 कहीं पर 2 से संबंधित हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि 3 भी 2 से रिलेट है, ये कहूँ कहीं पर हमको समुच्चय में नहीं दिख रहा है। जब ये नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे कि यह संबंध हमारा सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध होने के लिए 2 3 से संबंधित था तो 3 भी 2 से संबंधित होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर चूंकि 2 3 से संबंधित है लेकिन 3 2 से संबंधित नहीं होने की वजह से यह दिया गया संबंध R2 जो है ये आपका सममित संबंध नहीं कहा जाएगा और ये संबंध आपका सममित कहा जाएगा। हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा समझ में आ गई होगी, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रिलेशन की ओर और हमारा तीसरा रिलेशन है संक्रामक रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए भाई, तो ट्रांजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपको हेडिंग लगाना है संक्रामक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की परिभाषा होती क्या है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है? संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि कोई संबंध समुच्चय ए में संक्रामक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, ध्यान दीजिएगा, ए बी से संबंधित है, ठीक है, और दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तथा साथ ही में बी सी से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बी सी जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं दिए गए सेट से। तो अब कंडीशन ये है, तब जो है ए सी से संबंधित होना चाहिए। ये कंडीशन है संक्रामक संबंध की या ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि अगर एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और दूसरा वाला तीसरे से संबंधित है, तो पहला वाला तीसरे से संबंधित होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा होती है। ठीक है, और या तो फिर देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन और भी एक कंडीशन में हो सकता है। किस कंडीशन में? ए बी से संबंधित है लेकिन बी किसी से संबंधित ना हो। जैसे मान लीजिए ए बी से संबंधित है, फिर सी डी से संबंधित है, फिर डी किसी से संबंधित ना हो, फिर ई किसी से संबंधित है। मतलब अगर एक दूसरे से संबंधित तो दूसरा वाला किसी अन्य से संबंधित ही ना हो, फिर तीसरा वाला चौथे से संबंधित हो, चौथा वाला किसी से ना हो, पांचवा वाला छठवें से हो, तब ये मतलब संक्रामक हो सकता है। या तो फिर अगर पहला वाला दूसरे से हो रहा है और फिर दूसरा वाला अगर किसी से संबंधित है, तो पहला वाला, ये कंडीशन है कि पहला वाला भी तीसरे से संबंधित होना अनिवार्य है संक्रामक संबंध के लिए, तब वो आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो ये इसका मैंने गणितीय रूप लिख दिया है और हमें उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी के समक्ष। जैसे एक आपके समक्ष हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्न ले लिया पहला। एक सेट दिया गया जिसमें अवयव आपके हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 अवयव दे दिए गए और इस पर एक संबंध आपको दे दिया गया कि जो ए है वो बी से संबंधित है, ठीक है, और दिए गया सी है वो डी से संबंधित है, और जो बस ठीक है, एक आपको इतना सा मान लीजिए संबंध दे दिया गया R1 और एक R2 रिलेशन दे दिया गया कि जो ए है वो बी से संबंधित है, जो बी है वो सी से संबंधित है, ठीक है, और जो ए है वो सी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए ठीक इतना ही लिख देते हैं आप सभी के समक्ष। हमने 2 रिलेशन आपके समक्ष लिख दिए आपको समझाने के लिए कि संक्रामक संबंध आखिर होता क्या है।
देखिए एक समुच्चय दिया गया जिसमें 4 अवयव हैं A B C D। अब इस पर एक रिलेशन आपको डिफाइन है कि जो R1 रिलेशन, देखिए 2 रिलेशन है R1 और R2। R1 जो रिलेशन है इसमें बताया गया कि जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव से संबंधित है। ठीक, देखिए यहाँ पर रिलेशन 1 में पहला अवयव जो है वो दूसरे से संबंधित है, और यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा चौथे से संबंधित है। मतलब जो संक्रामक की कंडीशन थी वो आई ही नहीं। संक्रामक की कंडीशन ये थी कि अगर पहला दूसरे से संबंधित है तब और दूसरा तीसरे से संबंधित है तब पहला तीसरे से संबंधित होना चाहिए, ये कंडीशन है संक्रामक की। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन आई ही नहीं, और जब ये अगर कंडीशन नहीं आती है तब ये संक्रामक संबंध कहा जाता है। गलती नहीं कीजिएगा, तब ये संक्रामक संबंध कहा जाता है। कंडीशन तो ये है ना कि अगर पहला दूसरे से दूसरा तीसरे से तब पहला तीसरे से होना चाहिए। ठीक है, अगर पहला दूसरे से तीसरा किसी और से तब संक्रामक तब भी वो कहा जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए R2 में पहला दूसरे से है, ठीक, दूसरा तीसरे से है, और फिर देखेंगे कि पहला तीसरे से है कि नहीं, तो अब पहला तीसरे से भी मिल रहा है, अर्थात ये भी संक्रामक है। लेकिन अभी जैसे R3 रिलेशन दे दिया जाता कि पहला A B से संबंधित है, ठीक है, और B C से संबंधित है, और उसके बाद आपको दे दिया जाता C A से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, C A से संबंधित नहीं, मान लीजिए C B से संबंधित नहीं, थोड़ा सा काम कर देते हैं, A B C D था ना, तो इसको कर देते हैं C जो है वह D से संबंधित है, क्योंकि अवयव जो आने चाहिए वो समुच्चय से आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक R3 रिलेशन दिया गया, पहला अवयव जो है दूसरे से संबंधित है। अब दूसरा देखेंगे किसी अन्य से संबंधित कि नहीं, तो आपको कि जो दूसरा वाला B है वो C से संबंधित है, तब हमारी संक्रामक की कंडीशन कहती है कि अब पहला भी तीसरे से होना चाहिए। तो इस रिलेशन में हमें कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि A जो है C से संबंधित हो, है नहीं है, C D से संबंधित है, लेकिन चाहिए हमको A C से संबंधित, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक, तो संक्रामक के लिए 3 कंडीशन, या तो फिर ये वाली कंडीशन ही ना अप्लाई हो तब वो संक्रामक होगा, सब अलग अलग हो। लेकिन अगर कंडीशन अप्लाई हो रही कि ए बी से है, बी सी से, तो पक्का है ए सी से संबंधित होना चाहिए। अगर नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा, अगर है तो संक्रामक होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये संक्रामक संबंध हो गया। अब अगली हेडिंग आप लगा सकते हो, चौथा संबंध आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध भाई? तुल्यता संबंध। इसको भी समझा देते हैं, पहले संबंध तो समझो, मेन बात तो इसी में है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कोई संबंध, आर क्या है? आर अगर हमारा एक कोई संबंध है, आर का मतलब रिलेशन, कोई संबंध है जो कि स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। आर क्या है? एक कोई रिलेशन जो है वो सममित भी हमने सिद्ध कर दिया उसे कि वो सममित भी है, सममित संबंध है। आर क्या है? संक्रामक भी है। कोई संबंध अगर हमारा स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो ये पक्का है कि आर एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। आर क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। ये तुल्यता संबंध की कंडीशन, ये परिभाषा है। ठीक है, अगर कोई दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो वह संबंध जो होगा हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, यानी तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ये था जो आपका पहला टॉपिक था पहले चैप्टर के अंतर्गत, संबंध। ठीक, अभी फलन नहीं पढ़े, अभी तो मैंने केवल संबंध के बारे में बताया। तो ये था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब हम चलिए बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन की ओर और शुरू करते हैं अपना तांडव हर एक प्रश्न पर। ठीक है ना? चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से, और प्रश्न की स्टार्टिंग हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से। सबसे पहला जो टाइप होगा, हम तो कह रहे हैं नोट्स आप बनाइए, मैं तो कह रहा हूँ नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद इतना ही पढ़ के चले जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर इससे बाहर आ जाएगा तब मुझे कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, इस बार बाहर कुछ आने ही नहीं देंगे, हम क्यों परेशान हैं। ठीक है, आने ही नहीं देंगे बाहर, बस पढ़ लीजिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सिलेबस इतना कम हो गया है कि हम वादे के साथ नहीं, दावे के साथ नहीं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डाल लेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो आपके केवल संबंध पर होंगे, अभी फलन पर नहीं लिए क्योंकि फलन टॉपिक भी नहीं पढ़ाया। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं? सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, टोटल 7 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि संबंध टॉपिक पर आधारित होंगे, फलन पर अलग होंगे आपके। ठीक है, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो हमने बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ढूंढ रखे हैं। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम सबसे पहले उठाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय है हमारे पास। ठीक, मान लेते हैं कि ए समुच्चय है, और यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। फिर दिया गया है कि इस पर एक रिलेशन हमको दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है 1, 2, फिर आगे दिया गया है 2, 2, फिर आगे दिया गया है 1, 1,
और 4, फिर आगे दिया गया है 1, 3, 3, 3, 2। इस तरीके से आपको एक जो है संबंध दिया गया है जो कि इस समुच्चय पर है आपका, ठीक, इस समुच्चय पर परिभाषित है। और आपसे बताया जा रहा है कि ये जो संबंध है वो कैसा है। आपको देखिए ऑप्शन दिए गए कि आर सतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको देखिए पढ़ के नहीं टिक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये संबंध सतुल्य है कि नहीं। तो आप हेडिंग लगाओगे सतुल्य। सतुल्य के लिए कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि प्रत्येक एलिमेंट जो समुच्चय है, समुच्चय के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट है वो स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है कि नहीं। देखिए 1 जो है 1 से संबंधित है 2, 2 से संबंधित है हाई रिलेशन में, 3, 3 से संबंधित है आप कहोगे हाई रिलेशन में, 4, 4 से संबंधित है हाई रिलेशन में, अतः ये सतुल्य होगा। पहली बात तो सिद्ध। बात करेंगे सममित के लिए कंडीशन ये थी कि अगर A, B रिलेशन में है तो पक्का है कि उसमें B, A भी होना चाहिए, तभी तो होगा वो सममित। तो 1, 2 है तो क्या 2, 1 कहीं पर दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा है, तो ये सममित ऐसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही देखिए 1, 2 है तो 2, 1 है ही नहीं। आप लिखोगे 1, 2 दिए गए रिलेशन में है, परंतु 2, 1 जो है दिए गए रिलेशन में नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, अतः ये सममित नहीं है। 2, 2 है, देखिए प्रत्येक स्वतुल्य जो होगा वो तो सममित होगा ही, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्रमित युग्म की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर जैसे 2, 2 से संबंधित है तो 2, 2 से संबंधित पुनः होगा, तो ऐसा यहाँ का क्रमित युग्म दोबारा नहीं दिया जाएगा। क्रमित युग्म एक ही बार किसी रिलेशन में आता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका रिलेशन सतुल्य है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है तो सममित ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, 4, 1, 1, यहाँ पर देखिए 1, 3, 1 3 से संबंधित है तो 3 1 से संबंधित है ही नहीं, ठीक। तो ये ऐसा सममित नहीं होगा। आगे बात करेंगे संक्रामक की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि अगर एक अवयव दूसरे से संबंधित है और दूसरा तीसरे से संबंधित है तब पहला तीसरे से संबंधित होना चाहिए, या तो फिर कोई किसी से संबंधित ही ना हो। जैसे देखिए हम बात करें 1, 2 से संबंधित है तो देखिए 2 से संबंधित है, यहाँ 2 से फिर स्टार्टिंग हो गई ना, तो अब 1, 2 इसमें होना चाहिए, तो 1, 2 पहले से उपस्थित है तो ये संक्रामक हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर 1, 1 से संबंधित है, 1 से स्टार्टिंग यहाँ पर है, फिर ये देखो 1, 3 से संबंधित है तो 1, 3 से संबंधित होनी चाहिए, तो 1, 3 से संबंधित तो ऑलरेडी पहले से इसमें उपस्थित है। फिर देखिए 4 वाला 4, 4 इसको छोड़िए, फिर यहाँ पर देखिए 3, 3 से संबंधित है, फिर 3, 2 से संबंधित है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा 3, 3 से संबंधित है और 3, 2 से संबंधित है, तो 3, 2 से संबंधित होना चाहिए जो कि पहले से इसमें उपस्थित है। तो संक्रामक की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि देखो 1, 2 से संबंधित 2 से संबंधित और 1, 2 होना चाहिए जो कि पहले से इसमें उपस्थित है। कोई भी चीज़ 2 बार थोड़ी होगी, ठीक है। तो ये संक्रामक है, क्या है ये संक्रामक आपका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि आर सतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है देखिए वो क्या कहता है। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप क्लास को देखिए तो पूरा अंत तक, दोस्तों में से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक आएगी इस क्लास पर उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास आपको उतनी ही मेहनत के साथ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा बहुविकल्पी नंबर 2 हमारा होगा इस क्लास का। लिखा है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय n में अगर कोई समुच्चय n दिया गया, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा भी आना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध आपको परिभाषित है कि a, b, जहां a, b अवयव है किसके, प्राकृतिक संख्याओं के, है ना। और इस पर एक रिलेशन आपको दिया गया है कि जो a की वैल्यू है, संबंध दिया गया है a बराबर b - 2 है, ये संबंध दिया गया है। जबकि कंडीशन है कि b की वैल्यू 6 से बड़ी ही होनी चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, ठीक है। और इस पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ये तो ऑप्शन से ही लगेगा। ए ऑप्शन दिया गया 2, 4 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। एक ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें दिया गया 3, 8 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। और एक ऑप्शन सी दिया गया है 6, 8 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। एक ऑप्शन डी दिया गया है 8, 7 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा प्रश्न पर। ये जो रिलेशन दिया गया है ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से दिया गया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो a का मान है वो b - 2 है, मतलब b का मान अगर 8 है तो a का मान 6 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन एक और आगे दी गई कि b का मान हमेशा 6 से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए b का मान 6 से छोटा है, मतलब ये होगा ही नहीं। यहाँ पर तो हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं होगा,
बी का मान जो होना चाहिए 6 से बड़ा, 6 से बड़ा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, इन तीनों ऑप्शन में कोई भी होगा आपका। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 8 है, ठीक है। और जो आपका ये होना चाहिए ए का मान, वो बी से 2 कम होना चाहिए, ये बी से 1 कम है, तो ये भी कभी नहीं होगा। अब देखिए, अब अगर b का मान हम कितना रख दें, b का मान होना चाहिए 6 से बड़ा, 6 से बड़ा जैसे 8 ले लें, तो 8 यहाँ पर रखेंगे, 8 - 2, तो a बराबर 6 आएगा। तो a बराबर 6 इस वाले ऑप्शन में, मतलब ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें a बराबर 3 है। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए भाई, समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने प्रश्न लिया था। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पित 2023 के मॉडल प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है, यदि दो परिमित समुच्चयों a तथा b में अवयव m तथा n हो तो a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो परिमित समुच्चय हैं। परिमित का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, और ये कहा जाए कि एक जो समुच्चय a है, a समुच्चय में जो अवयव हैं वो m है। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दे दिया गया 1, 2, 3, ठीक। और उसके बाद इन्होंने कहा एक समुच्चय हमारे पास b है जिनमें अवयवों की संख्या n हो। जैसे मान लीजिए एक दूसरा समुच्चय दे दिया गया a, b, इसमें जो अवयव हैं ये 2 हैं, इसमें जो अवयव हैं वो आपके 3 हैं। तो ये कह रहे हैं कि a से b में जो संबंध दिया जाएगा उसमें a से b में कुल संबंधों की संख्या, मतलब कितने संबंध बन सकते हैं। तो देखिए, a से b में संबंधों की संख्या पूछा जाएगा। हमेशा फार्मूला याद रखना, 2 की पावर mn, जहाँ m है समुच्चय a में उपस्थित अवयवों की संख्या, n है समुच्चय b में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एक समुच्चय a जैसे हम ले लें और यहाँ पर समुच्चय b ले लें, इसमें अवयव 3 है, इसमें 2 है, तो जो संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर 3 दूनी 6, मतलब 2 की पावर 6, इतने संबंधों की संख्या होगी। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका 2 की पावर mn हो जाएगा, क्योंकि पहले समुच्चय में m अवयव हैं, समुच्चय b में n अवयव हैं। वो तो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमेशा याद रखना है इस प्रश्न को, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम 2023 और 2022 2 बार पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है। L एक समुच्चय है जिसमें समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है, और इस पर एक संबंध आपको दिया जाता है, एक रिलेशन दिया जाता है कि जो L1 मतलब पहली रेखा है और L1, L2, अब इसमें सच दृढ़ लिखा है L1 L2 पर लंब है। क्या है भाई? L2 पर लंब है। ये एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो समुच्चय L में परिभाषित संबंध है तो L में ये कैसा संबंध होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो स्वतुल्य की अगर बात करें, स्वतुल्य की अगर बात करें तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखोगे? L1 से संबंधित होना चाहिए, नहीं, प्रत्येक रेखा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो जब L1 से संबंधित होगा, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो क्या आप बताओ कोई रेखा स्वयं पर लंब हो सकती है? L1 क्या L1 पर लंब हो सकती है? नहीं। एक रेखा कभी दूसरी रेखा पर लंब होती है, दूसरी पहले पर लंब हो सकती है, लेकिन कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये स्वतुल्य तो कभी होगा ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी चीज अगर बात करें सममित संबंध की, किसकी भाई? सममित संबंध की। तो सममित के लिए देखिए, अगर L1 लंब है L2 पर, यानी L1 L2 से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कहा गया कि L1 L2 पर लंब है, अर्थात हम ले सकते हैं कि L1 लंब है L2 पर, ठीक है। L1 लंब है L2 पर। जैसे यहाँ पर देखिए L1 मैंने लंब बना दिया L2 पर, ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 पर लंब हो गई। अब क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं? इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, L2 लंब है L1 पर। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हम चाहे L1 पर L2 लंब करें या L2 पर L1 लंब करें, दोनों के बीच का एंगल रहेगा हमेशा 90 डिग्री। हाँ, तो ये चीज़ सही है कि L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर भी लंब हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो L2, L1 है, ये भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और यही तो सममित संबंध की परिभाषा होती है कि अगर L1 L2 से संबंधित है तो L2 भी L1 से संबंधित होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में यहाँ पर सत्य सिद्ध हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी पहले पर लंब हो सकती है, अर्थात वह सममित कहा जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आपका होगा, ठीक है। चलिए भाई हटिए, सममित संबंध होगा। आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो अगली संबंध की बात आती है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये संबंध संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा? संक्रामक के लिए मैंने क्या कहा, देखिए, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है और दूसरी रेखा
तीसरी रेखा पल्लंब है, तो क्या पहली तीसरी पल्लंब होगी? अभी मैं बताता हूँ कैसे नहीं होगी। इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है और दूसरी तीसरी पर लंब है, तो देखिए पहली क्या तीसरी की लंब होगी। जैसे एक रेखा हमने L1 खींची, L1 लंब है हमारी इस L2 रेखा पर और L2 लंब है हमारी इस तीसरी L3 पर। ध्यान दीजिएगा, L1 लंब है L2 पर, L2 लंब है L3 पर, तो क्या L1 L3 आपस में एक दूसरे पर लंब है? आप कहोगे नहीं है, L1 L3 तो समांतर है, तो ये संबंध क्या संक्रामक होगा? तो आप कहोगे ये संबंध संक्रामक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सममित होगा किंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष लिया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही बेस्ट लग रही होगी। इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कितने सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे आप सोच नहीं सकते हैं। अभी तो केवल संबंध चल रहा है, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन अति लघु उत्तरी तो आए नहीं, अभी बहुविकल्पी ही चल रहे हैं। तो क्लास करीब करीब 2 घंटे तक की जा सकती है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाइए अच्छे तरीके से, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा हमारे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। एक संबंध हमको दिया गया है, एक संबंध, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक संबंध दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है कि A, B, ध्यान दीजिएगा, A, B बराबर आपको दिया गया है सच दैट A बराबर B-1 और इसमें कंडीशन दी गई कि B बड़ा है 4 से, समुच्चय n पर परिभाषित है। तो बताइए उत्तर क्या होगा। एक ऑप्शन दिया गया है 2,4 और एक दिया गया है 4,5। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। और एक दिया गया है 4,6 और एक आपको दिया गया है 3,5। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है। कंडीशन दी गई है नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध परिभाषित है। A B से संबंधित है, A की वैल्यू B से 1 कम है, ठीक है। तो 4 से ये 2 कम है, ये तो कभी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए B से 1 कम है A का मान, तो इससे 1 कम है, ये हो सकता है। इससे ये 2 कम, ये कभी नहीं हो सकता है। इससे भी ये 2 कम, ये कभी नहीं हो सकता। कंडीशन यही होगी। आप रख के देख लीजिए, B का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा मैंने 5 रख दिया, 5 यहाँ पर रखेंगे तो A का मान 4 ही तो आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आप सभी को कोई दिक्कत? तो आप कहोगे जी बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। अब एक रिलेशन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। एक संबंध दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है 1, 2, फिर दिया गया है 2, 2, फिर दिया गया है आपको 1, और फिर आपको दिया गया है 4, 4 और फिर आपको दिया गया है 1, 3, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है 3, 3 और फिर आपको दिया गया है 3, 2, ठीक। ये आपको एक संबंध परिभाषित है और एक समुच्चय है। और इस समुच्चय में जो समुच्चय के एलिमेंट हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको रब कर दें। समुच्चय के जो एलिमेंट है, समुच्चय A बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। समुच्चय में जो एलिमेंट है वो 4 है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न में, एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, समुच्चय में 4 एलिमेंट है और इस पर एक संबंध आपको परिभाषित है। और इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये जो संबंध है ये कैसा संबंध है। ऑप्शन में स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, यही सब पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले आ जाइए स्वतुल्य पर, ठीक है। बहुविकल्पी से ये आपको कायदे से रिवीजन हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होती है कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। 1, 1 से संबंधित है, 2, 2 से संबंधित है कि नहीं है। आप कहोगे 2, 2 से संबंधित, 3, 3 से संबंधित है, 4, 4 से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो भी कराया है यार, दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, दोबारा रिपीट हो गया है, अभी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, अभी तो कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमने सोचा ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। एक मेहमान दोबारा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक संबंध दिया गया है और यह जो संबंध है कैसा है। ऑप्शन नंबर 1 सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, तुच्छ है, यानी तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए समुच्चय आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। समुच्चय दिया गया, समुच्चय में एलिमेंट है 1, 2, 3 और इस समुच्चय पर एक रिलेशन डिफाइन है आपको। इसमें आपका 1, 1 से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, 1, 1 से संबंधित है, ठीक है। 2, 2 से संबंधित है, 3, 3 से संबंधित है, ठीक। उसके बाद आपको दिया गया है 1, 2 यानी 1, 2 से संबंधित है, 2, 3 से संबंधित है। अगर मैं देखूं तो देखिए चूंकि ऑप्शन में पूछा जा रहा है स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, तो पहले ही पता चल रहा है कि इस समुच्चय में जो 3 एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। 1, 1 से, 2, 2 से, 3, 3 से संबंधित, तो ये स्वतुल्य तो आपका होगा ही,
पर सतुल्य ही ऑप्शन में केवल दिया है, तो सतुल्य ही आप सिद्ध कर दीजिए। इसके साथ अगर लगा होता सम्मित संक्रामक तो हम सम्मित संक्रामक चेक करते हैं, लेकिन सिंगल है सतुल्य तो ये सतुल्य हो गया, इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। तो ये आज की क्लास के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हम चलिए बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, फिर बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पहले प्रश्न की, है ना। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने चुने हैं। थोड़ा सा समय आज लगेगा, लेकिन अगर आज एक बार इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो ये क्लियर है कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आपसे छूट नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को चैप्टर कठिन लगता है, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा देर इसी क्लास में लूँगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में एक समुच्चय, उसको ए बराबर मान लेते हैं 1,2,3, इसमें 3 अवयव हैं और इस पर एक रिलेशन आपको दिया गया है, एक रिलेशन आपको दिया गया है 1,1। ये तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो सेम है क्वेश्चन है मान लीजिए, लेकिन इसमें देखिए अति लघु में ये पूछा गया है 1,2, 2,2 और 3,3 और आपसे पूछा जा रहा है 1,2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2,3, ठीक। अब इसमें कहा जा रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। जो मैंने अभी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताया है उसी बहुविकल्पी को अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह सतुल्य है, तो सिद्ध करने का मतलब आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि प्रत्येक जो एलिमेंट है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो आप इसमें कहोगे कि चूंकि समुच्चय में 1,2,3 यही 3 अवयव हैं, 1 से संबंधित है, दिए गए रिलेशन बिलोंग कर रहा है, 2 से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 3 से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर क्या है सतुल्य है, आर क्या है सतुल्य है। आगे अगर बात करें, इन्होंने कहा कि ये परंतु सममित नहीं है, तो सममित के लिए आप क्या कहोगे, सममित के लिए आप कहोगे कि सममित के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि 1,2 1,2 से संबंधित है, लेकिन क्या इस रिलेशन में 2,1 से संबंधित है, तो आप कहोगे 2,1 से कहीं है ही नहीं, 1 तो 2 से संबंधित है लेकिन 2,1 से संबंधित नहीं है, लिखोगे परंतु 2,1 दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए सममित नहीं है, लिख देना आप, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा और ना ही संक्रामक है, तो संक्रामक के लिए अगर हम बात करें तो संक्रामक के लिए ये आपका हो जाएगा कि देखिए 1,2 दिए गए रिलेशन में है तथा अब 2 से कोई स्टार्ट है तो आप है कहोगे 2,3 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, परंतु अब संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि अगर 1,2 से संबंधित 2,3 से संबंधित है तो 1,3 भी दिए गए रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो 1,3 है तो आप कहोगे 1,3 कहीं पर नहीं है, परंतु 1,3 दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर क्या है, आर संक्रामक नहीं है। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया था। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टोटल हम संबंध के क्वेश्चन, मतलब संबंध एवं फलन है, संबंध पढ़ा रहे हैं, इसके टोटल कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटने वाला नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि एक समुच्चय दिया गया है A और इसमें अवयव दिए गए हैं A, B, C और उसके बाद एक समुच्चय दिया गया है B, इसमें अवयव दिए गए हैं 1, 2। आपसे कहा जा रहा है A से B में संबंधों की संख्या। तो आप यहाँ पर देखिए A में अवयवों की संख्या आप कहोगे 3, B समुच्चय में अवयवों की संख्या तो आप कहोगे 2। तो A से B में संबंधों की संख्या, A से B में किसकी संख्या भाई, संबंधों की संख्या। मैंने अभी आपको फार्मूला एक बताया है, संबंधों की संख्या जब भी पूछी जाएगी तो संबंधों की संख्या बराबर आप फार्मूला लगाओगे 2 की पावर m × n, जहाँ m हो जाएगा समुच्चय A में उपस्थित अवयव, n हो जाएगा समुच्चय B में उपस्थित अवयव, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6। संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, ठीक है 64 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर भैया 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि A = एक समुच्चय दिया गया है और इसमें अवयव दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है, इतने अवयव दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इस समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध हमारा दिया गया है। संबंध को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 0, 0 से संबंधित है,
ठीक है। 0 1 से संबंधित है, यानी 0,1, 0,3, ठीक है। 0,3 के बाद 1,0 है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। 1,0 है, फिर दिया गया है 1,1, उसके बाद दिया गया है आपका 2,2, उसके बाद आपको दिया गया है 3,0, उसके बाद आपको दिया गया है 3,3। ठीक, अब ये आपको एक रिलेशन दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, R सममित है, ठीक है। एक समुच्चय दिया गया है और इस पर परिभाषित एक रिलेशन दिया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है क्या R स्वतुल्य है, उसके बाद पूछा जा रहा है क्या R सममित भी है, उसके बाद पूछा ये भी जा रहा है कि क्या R संक्रामक भी है। ये दोनों चीज़ें, 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य की, शतुल्य है कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि देखिए 0 है, 0 0 से संबंधित, 1 है, 1 1 से संबंधित है, 2 है, 2 2 से संबंधित, 3 है, 3 3 से संबंधित। आप इस तरीके से कह सकते हो कि 0,0 दिए गए रिलेशन में है, 1,1 दिए गए रिलेशन में है, 2,2 दिए गए रिलेशन में है, 3,3 दिए गए रिलेशन में है। इसलिए R क्या होगा भैया, शतुल्य होगा। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है तो R शतुल्य है, इसमें क्या दिक्कत। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब इन्होंने कहा सममित है कि नहीं, क्या R सममित है, R सममित है। तो देखिए अगर देखें यहाँ पर तो 0 1 से संबंधित है, तो क्या 1 0 से संबंधित है, तो कहोगे 1 भी 0 से संबंधित है। आप कहोगे कि 0 1 से संबंधित दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तथा 1,0 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 3 से संबंधित है, तो 3 क्या 0 से संबंधित है, तो कहोगे 0,3 और 3,0 भी आपस में संबंधित है, जो कि इसकी कंडीशन होती है। मतलब सम्मित संबंध की अगर ए बी से संबंधित तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए, तो वो भी मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो बाकी कुछ बचता नहीं, बाकी तो सब शतुल्य वाले हैं, तो शतुल्य वाला तो सम्मित होता ही है। तो हम इस तरीके से कहेंगे कि R क्या है, सममित भी है भाई। R क्या है, सममित, यानी R मतलब रिलेशन जो है वो सममित भी माना जाएगा। फिर इसमें संक्रामक की बात करेंगे, ये संक्रामक है कि नहीं, ये इसको लाइन खींच देते हैं, यही संबंध संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए एक अगर दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से संबंधित है, तो पहला तीसरे से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर कहेंगे 0 1 से संबंधित है, 1 0 से संबंधित है, तो 0 0 आपस में संबंधित है, इसमें मिल रहा है। उसके बाद 0 3 से संबंधित है और 3 0 से संबंधित है, तो 0,0 है। या हम अगर कहें तो 0 3 से संबंधित है और 3 3 से संबंधित है, तो क्या 0,3 है, तो कहोगे 0,3 नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, ये संक्रामक नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कहोगे, 0 3 से संबंधित है और 3 3 से संबंधित है, परंतु क्या इस रिलेशन में 0,3 है। हाँ, तो 0,3 तो है भाई, 0,3 क्या 2 बार तो होगा नहीं, तो ये यहाँ पर संक्रामक तो अभी के लिए तो भैया है। आगे यहाँ पर देखें, अगर हम देखें तो 3,0, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और यहाँ पर आपको चेक करना भाई, 3,0 और आगे अगर बात करें 0,1, 0 से 1 स्टार्ट हो रहा है, या मान लीजिए 0 से स्टार्टिंग कर लेते हैं किसकी भाई, 0,1, हाँ ठीक सही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दें हम कि जो है 3,0 दिए गए रिलेशन में है, ठीक, और फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0,1 भी दिए गए रिलेशन में, परंतु क्या 3,1 रिलेशन में है, चेक करो 3,1 कहीं पर रिलेशन में नहीं है, परंतु 3,1 दिए गए रिलेशन में नहीं, क्योंकि संक्रामक की तो कंडीशन ये होती है ना कि अगर 3 0 से है, 0 1 से है, तो 3 भी 1 से संबंधित होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो R है वो संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। R शतुल्य तो है, सम्मित तो है, लेकिन संक्रामक नहीं है। देखिए इतना आपको सोचना पड़ सकता है, इसीलिए आपको बेसिक लेवल से हर एक चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब धीरे धीरे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। ये छोटे वाले क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 11। क्या इसे हम रफ करें भाई? सभी विद्यार्थी, देखिए कुछ विद्यार्थी तो तुरंत बोर हो जाते हैं, ठीक है। जब वो समय ही नहीं दे पाएंगे तो फिर कहाँ से उनका 95 प्लस स्कोर होगा, ठीक है। फिर केवल थंबनेल देखने से आपका कुछ नहीं होगा। थंबनेल देखने के बाद आपके अंदर जुनून आना चाहिए, जोश आना चाहिए। जितने क्वेश्चन कराएं उतने क्वेश्चन के लिए आप देखने के लिए, सीखने के लिए तत्पर रहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने आप सभी लोगों के समक्ष बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक। अब 11 12 13 14 15, अगर ये 5 क्वेश्चन सीख ले तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक फलन है जो कि फलन x to y डिफाइन है। x में एक संबंध दिया गया है, संबंध आप लिख लीजिए यहाँ पर, r बराबर एक संबंध आपको दिया गया है,
ए कामा बी, ठीक है, सच दैट एफ ए का मतलब अवयव ए का प्रतिबिंब अवयव जो है वो एफ बी के बराबर है, ठीक है। और जांच कीजिए कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है। जैसे मान लीजिए आपको एक समुच्चय दिया गया, मैं आपको समझा दूं, एक्स और एक समुच्चय आपको दिया गया वाई। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ए, यहाँ पर ए रखते हैं या एक रखते हैं तो यहाँ पर वाई में जो प्रतिबिंब अवयव मिल रहा है वो भी एक ही मिल रहा है। यहाँ पर दो रखते हैं तो यहाँ पर भी दो ही मिलता है। इनके ये बात कहने का ये मतलब है कि अगर एफ ए निकालें, मतलब एक अवयव का प्रतिबिंब अवयव निकालें, तो जैसे मान लीजिए एक अवयव का प्रतिबिंब अवयव एक आ रहा है तो वो अवयव भी एक ही होगा, यानी एफ ए बराबर एफ बी। इसका मतलब ये है। तो ये संबंध क्या तुल्यता संबंध है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जांच कीजिए क्या ये एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध जांच के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध है, ठीक। स्वतुल्य के लिए तो आप कहोगे ए माना कि जो हमारा ए है अवयव वो ए से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ए कहाँ से आएगा, दिए गए समुच्चय कहाँ से आएगा, एक्स वाई से, एक्स टू वाई डिफाइन हमारा, ठीक है, दिए गए समुच्चय से। चलो इसको छोड़ो, ए कामा ए मैं मानता हूँ दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो एफ ए बी के बराबर होता है। अगर ए से रिलेट होगा, संबंधित होगा, जैसे ए बी से संबंधित तो एफ ए बराबर बी, ए से संबंधित होगा तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए। क्या एफ ए के बराबर नहीं होगा, वो तो बराबर दिख ही रहा है। तो आप लिखोगे जो कि क्या है भाई, सत्य है। जो कंडीशन निकल के आए, न्यू कंडीशन जो क्रिएट होकर के आ रही है इस स्वतुल्य के अकॉर्डिंग, वो अगर सत्य है तो वह स्वतुल्य होगा। अतः यहाँ पर इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है, कोई संबंध, कोई दिक्कत, संबंध नहीं कोई दिक्कत। सममित के लिए अगर ए बी से संबंधित तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि माना, ठीक है, ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन दी गई है कि एफ ए बराबर एफ बी है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ बी बराबर एफ ए, बात तो एक ही, चाहे एफ ए बराबर एफ बी लिखो चाहे एफ बी बराबर एफ ए लिखो, बात तो एक ही। तो जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। अब एफ बी बराबर अगर एफ ए हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बी कामा ए बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। और यही तो सममित की परिभाषा होती है कि अगर ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि आर जो होगा वो क्या होगा, सममित संबंध होगा, ठीक। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, अगली हेडिंग डालेंगे संक्रामक। क्या हेडिंग डालेंगे, संक्रामक। ए कामा मानेंगे, यहीं पर जो परिभाषा उसको मानना पड़ेगा। माना ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो एफ ए बराबर किस क्या होगा, आप कहोगे एफ बी के। फिर और क्या संक्रामक में परिभाषा क्या है कि ए अगर बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो यहाँ पर लिखेंगे बी कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, जब ए बी से संबंधित तो एफ ए बराबर एफ बी, अगर बी सी से संबंधित है तो आप कहोगे एफ बी बराबर एफ सी, होगा कि नहीं। अगर इसको समीकरण एक माने और इसको समीकरण दो, इन दोनों समीकरणों के ऐसे संबंध से अगर ये रिलेशन निकल आए कि एफ ए बराबर एफ सी हो जाए तो ये संक्रामक हो जाएगा। अब बताओ एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, तो क्या समीकरण एक और दो से ये चीज़ नहीं निकल के आएगी कि एफ ए बराबर एफ सी हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा समीकरण एक और दो से। तो एफ ए बराबर एफ सी हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो हो जाएगा वो सी से संबंधित हो जाएगा और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। अतः इस तरीके से इसलिए हम कह सकते हैं कि आर क्या है, संक्रामक हो गया। आर संक्रामक यानी आर का मतलब रिलेशन जो है संक्रामक है। अगर रिलेशन सतुल्य है, रिलेशन सममित है, रिलेशन संक्रामक है तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए किसी रिलेशन का स्वतुल्य सममित संक्रामक होना अनिवार्य है। और ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। और हमें उम्मीद है कि पहला प्रश्न मैंने आपको कराया लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी ये समझ में आया होगा, ठीक है। आसान एकदम लग रहा होगा। अब इससे आसान हम क्या करें बताइए भाई, इतना आसान मैंने इस चैप्टर को कर दिया है। बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सवालों को समझ सके। अब इससे आसान हम क्या कर सकते हैं आप बताइए भाई, ठीक है। कुछ लोग तो बोर हो रहे लगे हैं अभी से, अभी तो संबंध टॉपिक चल रहा, अभी फलन चलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इतने क्वेश्चन बता दूं कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको बहुत डर लगता है ना, इसको देखने के बाद कभी भी डर नहीं लगेगा। इस क्लास को कर लीजिए अंत तक बस। अभी फलन पढ़ाने वाले हैं, इतना मक्खन कर देंगे फलन टॉपिक की ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए। भैया जांच करना है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 जांच करना है आपको कि एक समुच्चय दिया गया, इसको ए बराबर हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक समुच्चय दिया गया जिसमें 6 अवयव हैं 1 से 6 तक, और इस पर एक संबंध दिया गया, यानी एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी से संबंधित है, सच दैट बी बराबर a+1, यानी बी की जो वैल्यू है वो ए से 1 अधिक है। परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। मतलब स्वतुल्य है, ठीक है, कि सममित है, ठीक है, कि यह संक्रामक है। मतलब 3 चीज़ें आपको जांचनी है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं भैया, हम ऐसे ही लिख सकते हैं स्वतुल्य के लिए एक हेडिंग डालना स्वतुल्य, एक हेडिंग डालना सममित, और एक हेडिंग डालना है आपको संक्रामक, और चेक करना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो आप कहोगे हमारे ये दाएं हाथ का खेल है, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, स्वतुल्य की अगर बात करें तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब रिलेशन दिया गया, देखिए ए कामा बी में ये रिलेशन दिया गया, और ए कामा बी की वैल्यू आपको इन्हीं में से लेना है। तो देखिए अगर आप बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेते हो, बी की वैल्यू अगर लोगे जैसे मान लीजिए बी की वैल्यू हम ले रहे हैं वो 1 से अधिक होनी चाहिए, मतलब ए से अधिक होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, बी की वैल्यू कितनी ले लें, 2 ले लें, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, 1, 2 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बी का मान 1 से अधिक होना, बी का मान जो होना चाहिए ए से 1 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 1, 2 आएगा। अच्छा, बी का मान अगर 3 ले लें हम, बी का मान 3 ले लिए तो ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा। बी का मान अगर हम 4 ले लें तो ए का मान 3 आएगा, 3, 4, 4, 5, ठीक है, और 5, 6। इस तरीके से रिलेशन हमारा बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, तभी तो ये कंडीशन लागू होगी। बी का मान ए से 1 अधिक होना चाहिए। तो ये रिलेशन मैंने लिख लिया, ये रिलेशन ये रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, ये मैंने इसको सरल फॉर्म में लिख लिया अपने हिसाब से। हम भूल चुके हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कक्षा 11 में आप लोग पढ़े, ठीक। लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आर बराबर इस रूप में लिख लिया। अब ये जो रिलेशन इस तरीके से हमने परिभाषित किया, इसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये सतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। देखिए 1, 1 से संबंधित है, नहीं है। 2, 2 से संबंधित है, नहीं है। 3, 3 से संबंधित है, नहीं है। ये सतुल्य होगा ही नहीं, पहली बात तो। देखिए ये चीज़ जो लिखी है और ये चीज़ जो लिखी है वो सांकेतिक भाषा में लिखी है, सांकेतिक भाषा में नहीं लिखी, बस है दोनों का मतलब एक ही। तो ये सतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित नहीं है। समुच्चय का कोई एलिमेंट इस रिलेशन में दिख ही नहीं रहा है स्वयं से संबंधित, तो ये सतुल्य होगा नहीं। संक्रामक है कि नहीं? 1, 2 से संबंधित है, तो क्या 2, 1 से संबंधित है? नहीं है, लिखोगे चूंकि 1, 2 से रिलेशन रखता है, परंतु जो है 2, 1 से संबंधित नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सममित भी नहीं होगा। संक्रामक में क्या है, 1, 2 से संबंधित है, 2, 3 से संबंधित है, ये देखो है। तो 1, 3 से संबंधित है कहीं पर? नहीं है, तो लिखोगे चूंकि 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तथा अब 2 से भी स्टार्ट हो चुका है, 2, 3 से संबंधित है, लेकिन परंतु लिखो चाहे परंतु लिखो, 1, 3 से संबंधित नहीं है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए न ये सतुल्य है, न ये सममित है, न ये संक्रामक है। ठीक है, बताइए सतुल्य सममित संक्रामक सिद्ध करना कितना आसान है, हैं? एकदम बच्चों का खेल है। अब आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, बिना समय को लॉस किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यूपी मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका ऑफिशियल वाला है वहां से मैंने ये प्रश्न उठाया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि a = 1, 2 एक समुच्चय दिया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, a = एक समुच्चय दिया गया है 1, 2, और एक समुच्चय b बराबर आपको दिया गया है 3, 4। इसका भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे और उस पर आपको 3 प्रश्न देंगे लगाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार पूरे चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं कि वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर a बराबर दिया गया और b बराबर दिया गया, एक समुच्चय दिया गया। कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या, अरे लो संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2 की पावर इसमें 2 है, 2 गुणे इसमें कितने 2, 2 की पावर 2 दूनी 4, मतलब 16। बहुत आसान क्वेश्चन उठा लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर ये 13 उठाया है, ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताऊंगा
और क्वेश्चन नंबर 14 बताने के बाद आपको उस जैसे मैं कम से कम 2-3 प्रश्न दूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भैया, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा पूरा यही प्रश्न आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। हमें पूरी आशा है कि अगर तुल्यता संबंध पर प्रश्न आएगा तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, थोड़ा सा मुस्कुराइए, ये प्रश्न आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि माना संबंध आर बराबर, देखिए एक संबंध दिया गया है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। 5 का गुणज है या 5 इसे विभाजित करता है, सब बात एक ही है। 5 का गुणज है या यहां पर लिखा हो विभाजित करता है। ठीक, सब एक ही क्वेश्चन है। 5 का गुणज है, 2 का गुणज है, 7 का गुणज है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये कह रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि एक समुच्चय जेड है। जेड क्या है, यहाँ पर एक समुच्चय आपको परिभाषित दिया गया है और जेड का बताया पूर्णांकों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों के समुच्चय में ये एक आपको संबंध दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि यह संबंध जो है तुल्यता संबंध है। यह संबंध क्या है? तुल्यता संबंध। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध आपको हेडिंग डालना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। पहला एलिमेंट उठाइए, ए से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल जो ए आता है वो कहाँ से आता है? दिए गए सेट यहाँ पर जेड दिया गया है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। आप ऐसा नहीं हमने ए कामा ए दिए गए रिलेशन बिलोंग करना लिख लिया है, आप बी कामा बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी एलिमेंट है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए बस। ठीक, अब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो आप कहते हो कि ए माइनस बी जो है 5 का गुणज है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि ए से संबंधित है तो कंडीशन क्या क्रिएट होकर के आएगी? कंडीशन आएगी ए माइनस ए, क्योंकि बी के स्थान पर भी ए हो गया तो ये आपका निकल के आएगा 0। 0 क्या है? 5 का एक गुणज है। आप कहोगे 0 हर एक संख्या से विभाजित हो जाती है, हर एक संख्या का गुणज है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जो कि 5 का गुणज है। 5 का गुणज है, या अगर विभाजित वाला होता तो 5 से विभाजित है। उसके बाद ये कंडीशन अगर सत्य हो रही तो लिखोगे इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य। आर क्या है? स्वतुल्य। सिंपल सा था। फिर आपको नेक्स्ट डी डालना है सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या कहता है कि ए बी से संबंधित होना चाहिए। तो हम वही पहले मानेंगे कि माना ए बी से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो ए बी से संबंधित है तो कंडीशन दी गई है कि ए माइनस बी 5 का गुणज है। 5 का क्या है? गुणज है। क्या अब इसी कंडीशन को हम बी माइनस ए लिख सकते हैं? आप कहोगे सिंपल है, ए माइनस बी करे चाहे बी माइनस ए करे वो 5 का गुणज तो आएगा ही। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए, माइनस कॉमन लीजिए, 5 का गुणज है। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया और ये कंडीशन सत्य है तो इसका मतलब बी कामा ए बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया, और बी कामा ए अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया भैया तो आप कह सकते हो कि इसलिए आर सममित है। क्या है? आर सममित है। और उसके बाद तीसरी हेडिंग आपको लगाना है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि ए बी से संबंधित हो। यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी 5 का गुणज है। क्या है? 5 का गुणज है। मैं उदाहरण संख्या नहीं ले रहा हूँ, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, तथा और एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि बी कामा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बी माइनस सी भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा। समझ गए? क्या हम अगर इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो क्या समीकरण 1 प्लस 2 अगर हम करें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी जो आएगा ये 5 का गुणज होगा। आप कह सकते हो जी बिल्कुल होगा, गुणज है। और अगर a माइनस सी 5 का गुणज होगा, कैसे होगा? आप a और b कोई भी पूर्णांक मानकर रखिए, जो 5 से जो नंबर आए a माइनस बी का अंतर वो 5 का गुणज हो, फिर b माइनस सी आप निकालिए, जो भी अंतर आए 5 का गुणज हो, फिर a माइनस सी निकाल के देख लीजिएगा, वो भी 5 का गुणज ही आएगा। कोई पूर्णांक रख के देख लीजिए, ठीक है? अभी मैंने चेक करके बताया भी है एक में। तो ये a माइनस सी भी 5 का क्या होगा? गुणज होगा। अतः हम कह सकते हैं जो r है वो संक्रामक है। क्या है?
आर संक्रामक है, मतलब जो आर संबंध है वो संक्रामक है। ठीक है, हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए आर संक्रामक है, अतः आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हम कह सकते हैं आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है? एक तुल्यता संबंध है। इतना करने से भैया आपको 5 नंबर मिलेंगे। बताओ, फ्री फंड के नंबर हैं, और किस तरह नंबर लोगे बताइए भाई। है आसान क्वेश्चन कि नहीं आसान है? आप कहोगे जी बिल्कुल आसान था। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा आप सभी से वादा है कि इस पर आधारित मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। देखिए अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको दूंगा कितने क्वेश्चन? 2 से 3, और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। केवल अंक बदला हुआ है बस, और चांसेस इसी क्वेश्चन के मैं बता रहा हूँ कि 99.9% है कि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। ठीक है, ये गुणज वाला था, एक विभाज्य वाला है, उसके बाद एक लंब रेखा वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में, यहाँ पर भी पूर्णांकों का ही समुच्चय है, और ये हमारा जो प्रश्न संख्या होगी वो आपकी होगी 15। पूर्णांकों के समुच्चय में z बराबर आपको दिया गया है पूर्णांकों का समुच्चय। किसका समुच्चय दिया गया है? आप कहोगे पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है। पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया पूर्णांकों का, और इस पर एक रिलेशन हमें डिफाइन है। r बराबर, ये z है भैया, r बराबर a कामा b सच दैट a माइनस b को 2 विभाजित करता है, या 2 से विभाजित होता है। क्या होता है भैया? या 2 से विभाजित होता है। ये कंडीशन दी गई, मतलब ये संबंध दिया गया है। अब एग्जाम में हमने देखा है, मैं मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल ही करा रहा हूँ, तो मैंने देखा एक चीज़ कि कहीं कहीं पर 2 से विभाजित हो रहा है, कहीं कहीं पर 5 से, कहीं कहीं पर 7 से, तो गिनती बदल सकती है। तो इस पर आधारित अभी मैं तुमको 3 प्रश्न दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगाना, गिनती बदल गई है, बस काम यही करना है, काम कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो किसी दिए गए संबंध को अगर आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप क्या सिद्ध करोगे? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, तब वो जाकर के इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो यहीं पर ये कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध इस तरीके से परिभाषित है, और आपको सिद्ध करना है कि द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आप स्वतुल्य संबंध हेडिंग डालेंगे, 5 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन से। स्वतुल्य संबंध, अब स्वतुल्य संबंध की परिभाषा मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना a कामा a, यानी ए से संबंधित है। फॉर ऑल जो ए अवयव आएगा वो दिए गए सेट से आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी सेट पर ये परिभाषित होता है। तो ए कामा बी दिए गए रिलेशन से बिलोंग कर, ए बी से संबंधित, तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होता है। अगर ए से संबंधित है तो कंडीशन अब एक नई बनेगी। देखो, ए बी से संबंधित तो ए माइनस बी, ए से संबंधित तो ए माइनस ए आएगा, जो कि 0 आएगा। आप लिखोगे जो कि 2 से विभाज्य है। 0 जो संख्या होती है ना, वो हर एक प्रत्येक संख्या से विभाज्य होती है, जो कि 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है। अगर ये है कंडीशन जो निकल के, अगर ये सत्य है तो ये स्वतुल्य होगा, इसलिए R क्या है? R स्वतुल्य है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर अगली हेडिंग क्या डालेंगे? सममित संबंध। सममित संबंध की परिभाषा क्या होती है कि A अगर B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर मानेंगे, माना A कामा B, A B से संबंधित है। फॉर ऑल जो A कामा B आएगा वो समुच्चय Z से आएगा, पूर्णांकों के समुच्चय से आएगा। अब अगर A B से संबंधित है तो आपको कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि A माइनस B क्या है? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित होता है। अब इसी रिलेशन को अगर हम किसी तरीके से b माइनस ए कर दें और कंडीशन सत्य ही रहे तो ये क्या हो जाएगा? b कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो जैसा अगर मैं बात कहूँ आपसे कि 2 माइनस 4 जो है, 2 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, जो कि 2 से विभाज्य है। तो क्या अगर हम 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या जो 2 आएगा वो 2 से विभाजित नहीं होगा? आप कहोगे होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए, ये भी तो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। तो जिस प्रकार a माइनस बी 2 से विभाज्य था तो a कामा b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता था, उसी तरीके से अगर b माइनस ए 2 से विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब b कामा a दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर b कामा a दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया तो हम कह सकते हैं इसलिए जो r है वो यहाँ पर क्या होगा, सममित संबंध है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आसान है भाई। आगे अगली हेडिंग डालेंगे संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा होती है, क्या परिभाषा होती है? मानेंगे, माना a कामा b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, a कामा b क्या करता है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो कंडीशन दी गई कि a माइनस बी क्या है भाई, 5 से विभाज्य कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, तथा हमको मानना ये भी पड़ेगा कि b कामा c दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन एक नई बन के आएगी कि b माइनस सी 2 से विभाज्य है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब a b से संबंधित है तो a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो अगर b c से संबंधित होगा तो b माइनस सी भी तो 2 से विभाज्य होगा। अब अगर इसको हम समीकरण 2 माने और समीकरण 1 व 2 से हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करें कि a माइनस सी भी 2 से क्या हो, विभाज्य हो, तो होगा भैया 2 से विभाज्य होगा। अब निकाल के देख लो। 2 जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 4 माइनस 8, 4 आएगा 2 से विभाज्य है। फिर 8 माइनस 12 ले लिया, 8 माइनस 10 ले लिया, 2 आया, वो भी 2 से भाज्य हो गया। अब 10 से अगर 4 घटाएंगे 6 आएगा, तो क्या वो 2 से भाज्य नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो 2 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a कामा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया, जो कि संक्रामक संबंध की कंडीशन है। अतः हम लिख सकते हैं इसलिए जो r है वो क्या है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है तुल्यता संबंध, और उसमें लिखना है चूंकि r स्वतुल्य संबंध है, r सममित संबंध है, r संक्रामक संबंध है, इसलिए दिया गया संबंध एक क्या है भाई, तुल्यता संबंध है। और आपको यही सिद्ध करना था कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। सिद्ध हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं दीर्घ उत्तरी, इसे संबंध पर आधारित, ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम संबंध टॉपिक को खत्म करते हैं और फलन टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कि इसको सीखने के बाद आपको अलग से एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप हार्ड मानते हैं ना, इस क्वेश्चन की अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं दी थी आपको। इस साल हमको लग रहा है इस चैप्टर की 1-2 क्लास हुई है मुश्किल से, नहीं तो नहीं दी है ना, तो उसी का मैं यहाँ पर सब अदा कर रहा हूँ इसी एक ही क्लास में। ठीक है, उम्मीद है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो मज़ा आ रहा होगा, बाकी विद्यार्थी तो तुरंत छोड़ के चल देते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा। अरे जब मेहनत करोगे तभी तो फल अच्छा मिलेगा, क्यों। चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने सॉल्व कराया है आपको। अब देखिए इस पर कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही बिल्कुल लगेगा, लगाइएगा। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r x कामा y x माइनस y 3 से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध है, 3 से यहाँ पर दे दिया गया। कहीं कहीं पर देखिए दिया गया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r a कामा b दिए गए रिलेशन में a कामा b z क्रॉस z मतलब z समुच्चय में परिभाषित है। a माइनस b को 7 विभाजित करता है, कहीं 3 विभाजित करता है, कहीं 7 विभाजित करता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में 99.9% है। आप देख लीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसे अगर लगा के जा रहे हैं तो चांसेस आपके बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो संबंध के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैंने NCERT बुक का रोक रखा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। इसमें यह बताया जा रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 17 होगा। मान लीजिए कि टी जो है किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। टी आपको एक समुच्चय दिया गया है, ये जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो भी होगा, ठीक है, एक टी समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। और इसमें कहा गया कि जो समुच्चय है वो समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये आपको दिया गया है। समझ गए। और इस पर एक रिलेशन आपको डिफाइन है, एक रिलेशन परिभाषित है। रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ इस तरीके से, जो T1 है पहला त्रिभुज है, T1 T2 से किस तरीके से संबंधित है, सच दैट T1 T2 के
सर्वांगसम है। T2 के क्या है भाई, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब समझते हो, सारा अंग बराबर है। एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मैं आपको देखिए बढ़िया अच्छे से बताता हूं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या आप कहोगे कि जो माना जो T1 त्रिभुज है वो T1 से संबंधित दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल तो T1 आएगा वो समुच्चय T से आ जाएगा, जहां T है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पर दिया गया है कि जब T1 T2 से संबंधित है, पहला त्रिभुज दूसरे से संबंधित है, तो पहला दूसरे के सर्वांगसम है। तो क्या T1 जो है वो T1 के सर्वांगसम होगा? अगर T1 T1 से संबंधित है तो T1 T1 के सर्वांगसम है, ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। देखिए अगर T1 T2 से संबंधित है तो T1 T2 के सर्वांगसम है, और अगर मैंने माना है स्वतुल्य में कि T1 T1 से संबंधित है तो T1 T1 के सर्वांगसम है। ये जो कंडीशन निकल के ये सत्य है कि नहीं? तो आप कहोगे सत्य है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम तो होगा ही, स्वयं के तो बराबर होगा ही। तो लिखोगे R क्या है, स्वतुल्य है। R क्या है, स्वतुल्य है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सममित। सममित में आप कहोगे कि माना T1 T2 से संबंधित है तो T1 जो त्रिभुज है, T1 जो त्रिभुज है वो T2 के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है कि नहीं है? आप कहोगे जी है, ये कंडीशन दी गई। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T2 T1 के सर्वांगसम है? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर T1 जो त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो क्या दूसरा पहले के सर्वांगसम नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा, बोला जाएगा। इसका मतलब जो T2 T1 है, अर्थात T2 T1 जो है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। यही सममित की परिभाषा होती है कि अगर T1 T2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो T2 T1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, अर्थात जो R होगा वो सममित हो जाएगा। इसी तरीके से संक्रामक में लिख देना, T1 T2 से संबंधित है तो T1 T2 के सर्वांगसम है, और T2 T3 से संबंधित है तो T2 T3 के सर्वांगसम है। अब पहला दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो क्या पहला तीसरे से सर्वांगसम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस तरीके से R क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। और जब R संक्रामक हो जाएगा तो कह सकते हो कि वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। यस, वह संबंध क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने लैंग्वेज आपको लिखना बता दिया है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के दाएं हाथ का खेल है, आप तुरंत लगा ले जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना लीजिए और ऐसा क्वेश्चन लगाइएगा एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक की ओर ले चलते हैं, फलन। और फलन के बहुविकल्पी और जो क्वेश्चन संबंधित है उनको बताते हैं, फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमें पढ़ना है यहाँ पर फलन। ठीक है, संबंध आपका हो गया, संबंध पर आधारित क्वेश्चन हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि फलन। फलन में आपको एक अच्छा था पढ़ना, और इस पर बेस मैं पहले लॉन्ग वाले क्वेश्चन करा दूंगा आप सभी को, जिससे आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, जितना यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एक ही अच्छा था का, बस आप उसे क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कोई भी आए आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी लोग, फलन, फंक्शंस। ठीक है, फलन में सबसे पहले एकाकी और आच्छादक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक एकाकी फलन जिसे आप वन फंक्शन कहते हो। ठीक है, यानी एक अवयव का एक प्रतिबिंब। दूसरा आप आच्छादक जिसको आप ऑनटू फंक्शन कहते हो, आच्छादक फलन। ठीक, देखिए मैथमेटिकली आपको आना चाहिए कि किसी दिए गए फंक्शन को हम एकाकी कैसे प्रूव करेंगे, आच्छादक कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एकाकी फलन कोई होता कब है। ठीक है, या कोई फलन ही की फलन की परिभाषा पहले बहुत लोगों को नहीं पता होती है। फलन की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन दे दिया जाए कि हमारा कोई फलन है जो कि a to b जो है डिफाइन है। a to b अगर कोई फलन डिफाइन है तो वो उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि जो फलन है, फलन का जो प्रांत आएगा वो a वाले समुच्चय से आएगा, और जो फलन का परिसर आएगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब अवयव होंगे वो आपके समुच्चय b से आएंगे। अगर कोई फलन a to b परिभाषित है, इसका मतलब इसका प्रांत जो है समुच्चय a से है और जो सह प्रांत वो समुच्चय b से है। ठीक है, और कोई भी
फलन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई फलन कब होता है, फलन होने के लिए जो समुच्चय ए होता है, जैसे समुच्चय ए में ए बी सी डी 4 अवयव हैं, तो चारों अवयवों का इधर प्रतिबिंब आपका होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो आपने समुच्चय ए लिया, समुच्चय ए में 3 अवयव का प्रतिबिंब उधर है, चौथे का प्रतिबिंब, ये चौथा आपका खाली रह गया, तो ये आपका फलन ही नहीं कहलाएगा। फलन होने के लिए चारों अवयवों का प्रतिबिंब इधर होना बहुत जरूरी है। अगर इधर का कोई एलिमेंट आपका खाली होता है जिसका प्रतिबिंब इधर नहीं है, ये आपका ऐसे खाली है, तो वो फलन ही नहीं कहलाएगा। फलन होने की कंडीशन है यही है कि जो समुच्चय अगर कोई फलन समुच्चय ए टू बी परिभाषित है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब अवयव है वो समुच्चय बी में होना अनिवार्य है, तभी वो आपका फलन कहा जाएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी सहप्रांत प्रांत में कोई भी अवयव आपका खाली नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब अवयव सहप्रांत में ना हो, ठीक। इधर तो खाली रह सकता है, इधर मान लीजिए आपका 1 2 3 4 और इधर 5 हो गया, तो जो प्रतिबिंब अवयव होंगे वो आपके परिसर कहलाते हैं। परिसर में कौन कौन से आते हैं समझ लीजिए। परिसर में यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4 जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं वो परिसर में आते हैं। सहप्रांत में कौन कौन आता है, सहप्रांत भी समझ लीजिए। सहप्रांत में आता है ये पूरा, इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 ये सहप्रांत में आएंगे। प्रांत में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो समुच्चय ए के अवयव होंगे, ए बी सी डी। इस बात को पहले समझिए कि सहप्रांत क्या है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है। यही नहीं समझोगे तो जो मैं बोलूँगा वो समझ में नहीं आएगा। फलन होने की कंडीशन क्या है, कोई भी फलन अगर ए टू बी परिभाषित है, इसका मतलब है उस फलन का जो प्रांत आएगा वो समुच्चय ए से आएगा, उस फलन का जो सह प्रांत आएगा वो समुच्चय बी से आएगा। और फलन होने की कंडीशन ये है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अवयव समुच्चय बी में होना अनिवार्य है, अदरवाइज वो फलन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रांत समझ गए, परिसर समझ गए, सह प्रांत समझ गए। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एकैकी आच्छादक, ठीक है। एकैकी का मतलब क्या है, आच्छादक का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 फिगर आएंगे भी नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके बनाते हैं, 4 फिगर यहाँ पर बनाएंगे, चारों फिगर में हर एक बात को यहाँ पर समझा देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे एकैकी आच्छादक का ये तरीका, ठीक। थोड़ा सा छोटे फिगर कर देते भाई, पहले इन दोनों फिगर को आपको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप सभी के समक्ष बना रहे हैं। एक जो फलन है हमारा, ये फलन f1 है, ये मान लीजिए फलन f2 है, या फलन x2y आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवयव हैं आपके 1 2 3 4 और यहाँ पर है a b c d e f। उसके बाद दूसरा जो फलन है वो कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 और यहाँ पर a b c d e और उसके बाद f। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर हम आप सभी लोगों के समझ एक फलन f3 लेते हैं और एक फलन f4 लेते हैं, जिससे मैं आप सभी लोगों को एकैकी और आच्छादक की पूरी बात क्लियर कर सकूं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिएगा a b c, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर a b c d। अगर इस बात को समझ गए ना तो आप कभी भी एकैकी आच्छादक में कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। जैसे f1 को आप देखिए, f1 में मैं क्या करता हूँ, a का प्रतिबिंब बना देता हूँ, a का ऐसे, b का ऐसे, c का ऐसे और देखिएगा 3 का प्रतिबिंब अवयव d, ठीक है, और 4 का c और 2 का b और 1 का a। ये प्रतिबिंब अवयव हैं, ये आपके प्रांत के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रांत के एलिमेंट है उसमें से प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उधर होना अनिवार्य है, नहीं तो ये फलन ही नहीं कहलाएगा पहली बात तो चारों अवयवों का प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, क्या चीज़ देखना है, आपको ये चीज़ देखना है कि आप देख पा रहे हो कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये फलन जो कहलाया जाएगा ये एकैकी फलन कहलाया जाएगा, ठीक है। और एकैकी फलन का जो गणितीय रूप होता है समझ लीजिएगा, एकैकी फलन का जो गणितीय रूप होता है, अर्थात गणितीय रूप में अगर किसी फलन को एकैकी सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिबिंब अवयव है fx1 बराबर fx2 दिखाएंगे, और अगर हमको x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो जो फलन होगा वो एकैकी होगा। समझ लीजिए, यही करना है गणितीय रूप में, एकैकी फलन होगा। अर्थात गणितीय रूप में अगर हमें सिद्ध करना है कि कोई फलन एकैकी कब होगा तो fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर दिखाएंगे, और अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो हमारा जो फलन होगा वो एकैकी होगा, क्योंकि एकैकी फलन का मतलब होता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब,
ठीक है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब अवयव हैं, जब प्रतिबिंब अवयव इक्वल होंगे तो उनके अवयव भी अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो फलन क्या है, एकाकी, अर्थात एक फलन का एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तभी ये कंडीशन ही आएगी। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है या x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ रहा है तो कभी भी एकाकी फलन नहीं होगा। एकाकी फलन का मतलब ये कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, ये कहलाएगा कि ये फलन हमारा एकाकी है। क्या है, एकाकी। अब यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा फलन आपके समक्ष जो है ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे 1 का b, 2 का b, ठीक है, और 3 का c प्रतिबिंब अवयव है और 4 का d। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसको थोड़ा समझो। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि एक जो अवयव है इसका प्रतिबिंब भी b है और दूसरे अवयव का प्रतिबिंब भी b है। एक अवयव के दो प्रतिबिंब हैं, आप देख पा रहे हो ना, नहीं, दो अवयव की एक प्रतिबिंब है, सॉरी गलती हो गई। एक का भी प्रतिबिंब अवयव आपका 2 है और 2 का भी प्रतिबिंब अवयव आपका 2 है, मतलब दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। और 3 का फिर एक है, 4 का फिर एक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है। मैंने क्या कहा कि एकाकी के लिए एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो जब दो अवयव का एक प्रतिबिंब होगा तो वो एकाकी आपका नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे बहुएकाकी। क्या बोलेंगे, बहुएकाकी। ठीक है, ये आपका एकाकी कभी नहीं कहलाएगा। तीसरा यहाँ पर समझिएगा, तीसरे में हम क्या करते हैं, हम 1 को भी a से संबंधित कर देते हैं, उसके बाद 2 को भी a से संबंधित कर देते हैं और 3 को b से और 4 को c से। इसको बहुत ध्यान समझिए, इस फिगर का क्या मतलब। यहाँ पर देख पा रहे हो दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सह प्रांत में अगर देखें तो EF खाली रह गया था, यहाँ पर भी EF खाली रह गया था, रह गया क्या था कि नहीं। अभी तक हम एकाकी की बात कर रहे थे। अब अगर हम आच्छादक की बात करें, आच्छादक की, आच्छादक का गणितीय रूप क्या होता है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जो सह प्रांत होता है, अगर सह प्रांत जो है वो किसके बराबर हो जाए, परिसर के बराबर हो जाए, सह प्रांत किसके बराबर हो जाए, परिसर के बराबर हो जाए, तो फलन हमारा ऑन टू होता है, यानी आच्छादक होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर अगर सह प्रांत निकालेंगे तो सह प्रांत में क्या होता है, समुच्चय बी के एलिमेंट होते हैं, ए बी सी ही आएगा। अगर हम यहाँ पर परिसर निकालेंगे तो परिसर में क्या होते हैं, प्रतिबिंब अवयव, और सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सह प्रांत में आएगा वो भी a, b, c लिखा जाएगा, और अगर परिसर में लिखने का नंबर आएगा तब भी a, b, c लिखा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फलन होगा वो हमारा आच्छादक होगा। क्यों, क्योंकि जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है। सह प्रांत में भी आप a, b, c लिखोगे और परिसर में भी a, b, c लिखोगे, क्योंकि सारे तो प्रतिबिंब अवयव हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं कि फलन जो है आच्छादक है, अर्थात सह प्रांत जो है परिसर के बराबर है। अब देखिए चौथा मैंने आपके सामने बनाया है, 1 का प्रतिबिंब अवयव b है और 2 का प्रतिबिंब अवयव c है और 3 का प्रतिबिंब अवयव a है और 4 का प्रतिबिंब अवयव d है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो मैंने ये चौथा जो बनाया है, इसमें आप अगर देखोगे तो एक चीज़, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, तो सबसे पहले तो ये होगा एकाकी, क्योंकि एक अवयव का एक प्रतिबिंब, इसका मतलब एकाकी हो गया। दूसरी चीज़, जो हमारा समुच्चय बी है, समुच्चय बी के जो एलिमेंट है इनका सह प्रांत निकालेंगे तो सह प्रांत में a, b, c, d सबको लिखेंगे, a, b, c, d आएगा। और अगर हम परिसर निकालेंगे तो परिसर में प्रतिबिंब अवयव को लिखा जाता है, और सारे अवयव प्रतिबिंब अवयव कोई भी खाली नहीं है। जबकि यहाँ पर देखिए खाली रहता था, यहाँ पर तो कभी सह प्रांत परिसर के बराबर है ही नहीं, यहाँ पर भी सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पर सह प्रांत परिसर के बराबर है, यहाँ पर सह प्रांत परिसर के बराबर है, इसलिए ये भी आच्छादक होगा, ये भी आच्छादक होगा। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है समझिएगा। फर्क ये है कि यहाँ पर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, यहाँ पर दो अवयव का एक प्रतिबिंब होने की वजह से ये एकाकी नहीं है, केवल आच्छादक है। और यहाँ पर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है और परिसर जो है सह प्रांत के बराबर है, इसलिए ये एकाकी और आच्छादक दोनों है। और ये केवल आच्छादक है और ये बहुएकाकी है और ये ओनली एकाकी है। इतना कुछ आपको समझना है। अगर इन बेसिक बातों को आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए गणितीय रूप क्या होता है, जैसे आच्छादक के लिए जो फलन दिया गया है उसे आप सबसे बराबर y बराबर मानोगे, फिर वहां से क्या करोगे, fx का मान रख करके x का मान y के पदों में निकाल लोगे, फिर इस y का मान उठा करके फिर यहीं पर रखोगे और सॉल्व करोगे फलन को। अगर हम fy की वैल्यू निकाले और y के बराबर आ गया तो हम कहेंगे, या नहीं, अगर हम वैल्यू ये सिद्ध कर दिए कि जो fx की वैल्यू है वो y के बराबर है। fx क्या होता है, fx होता है परिसर और y क्या होता है, समुच्चय b का एलिमेंट। तो अगर y
मतलब सह प्रांत जो है, सह प्रांत वही होगा, एफ एक्स होगा परिसर। अगर सह प्रांत परिसर के बराबर हम सिद्ध कर दिए, यानी एफ एक्स बराबर अगर वाई हम सिद्ध कर दिए तो फलन हमारा आच्छादक होगा। अब हम चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वैसे तो एक आच्छादक आप समझ गए होंगे, ये मैंने गणितीय रूप बताया, अब इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे तो और आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम फलन के कौन से प्रश्न लेंगे भाई, बहुविकल्पी एक दो प्रश्न ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें के उठा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर। तो एक ही आच्छादक अगर आप समझ गए हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए भाई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न उठाएंगे, तो बहुविकल्पी में देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगर क्रम से बढ़ चले तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ठीक है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि मापांक एक फलन है हमारा, परिभाषित कुछ इस तरीके से, एक फलन है रियल टू रियल परिभाषित है, बहुत ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर आर प्लस लिखा, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन उसमें सारी धनात्मक होनी चाहिए। और एक फंक्शन हमें परिभाषित है एफ एक्स बराबर माड एक्स। थोड़ा सा दिमाग होगा तो अब लगा ले जाएंगे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि फलन द्वारा प्रदत्त है वह होगा आपका। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि क्या होगा, एकाकी आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो यही दो ही चीज़ हमें देखना है, एक एकाकी और एक आच्छादक। तो इसे आप ऐसे ही देख सकते हो, एकाकी और आच्छादक। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। देखिए ये फलन जो है रियल टू रियल डिफाइन है, मतलब ऐसे ये जो फलन है हमारा रियल टू रियल डिफाइन है, लेकिन जो सहप्रांत में वास्तविक संख्या है वो केवल धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, तो मेरी बात को समझिएगा। फलन हमारा ये दिया गया है, अगर मान लीजिए वास्तविक संख्या में माइनस प्लस सब आता है, जैसे मान लीजिए हमने प्रांत में चूंकि यहाँ पर रियल टू रियल है, मतलब इसमें हम कोई एक वास्तविक संख्या ले लें जैसे -1, तो एफ -1 का मान निकालेंगे तो -1 मान बाहर निकलेगा तो +1 ही तो आएगा, अर्थात -1 का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो 1 मिलेगा। फिर वास्तविक संख्या में जैसे मान लीजिए 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तब भी माड 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 है, यानी प्रतिबिंब अवयव आपको 1 ही मिलेगा। अच्छा 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो हमको 2 मिलेगा, और +2 रखेंगे तब भी हमको 2 ही मिलेगा। अब देख लीजिए एफ एक्स बराबर माड एक्स दिया, माड एक्स का कार्य ही होता है संख्या को क्या करना भाई, धनात्मक बनाना। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है, 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है। जब 2 अवयवों का भैया एक प्रतिबिंब बन रहा है तो ये फलन कभी एक ही तो हो ही नहीं सकता। बताइए मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर अब यहाँ पर अगर हम आच्छादक की बात करें तो देखिए आच्छादक की परिभाषा ये होती है कि जब सहप्रांत परिसर के बराबर होगा। देखिए परिसर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सदैव धनात्मक ही आएंगे। तुम 3 रखोगे, -3 रखोगे तब भी 3 ही आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा और एक वास्तविक संख्या आएगी। ठीक, और अगर सहप्रांत में अगर बात करें तो सहप्रांत में हमको लेना क्या है, वास्तविक और धनात्मक संख्याएं। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सहप्रांत होगा भैया, जो सहप्रांत होगा वो परिसर के बराबर होगा। क्योंकि आपको ध्यान देना, अगर यहाँ आर प्लस नहीं होता, केवल रियल टू रियल होता तो सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होता, क्योंकि परिसर में हमेशा आपको वास्तविक संख्या और धनात्मक मिलेंगी। और यहाँ पर बोला गया है कि जो आपको परिसर में मिलना चाहिए सहप्रांत में वो वास्तविक संख्या और धनात्मक ही मिलना चाहिए सहप्रांत में। तो सहप्रांत में वास्तविक और धनात्मक संख्याएं रखना भी हमें, और हमको मिल भी रही है, जो हमको प्रतिबिंब अवयव मिल रहा है वो वास्तविक और धनात्मक ही मिल रही है, क्योंकि माड का मान कभी भी हम निकालेंगे वो आएगा धनात्मक ही। तो हम कह सकते हैं कि जो सहप्रांत होगा वो परिसर के बराबर कहा जाएगा इस स्थिति में। अर्थात ये एकाकी तो नहीं होगा लेकिन आच्छादक आपका होगा। तो एकाकी नहीं होगा तो क्या होगा, बहु एकाकी हो सकता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा, बहु एकाकी और ये आच्छादक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आर प्लस ना होता, केवल आर होता, तो ना ये एकाकी होता ना ही आच्छादक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सहप्रांत में तो आपको ऋणात्मक धनात्मक सारी संख्या आ जाती है, लेकिन परिसर में कभी भी ऋणात्मक आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिसर कभी भी सहप्रांत के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आर प्लस होगा तो ये आपका आच्छादक होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर ये 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि माना x बराबर x एक समुच्चय है, इसमें अवयव दिया गया है a, b, c। ठीक है, और एक समुच्चय हमको y दिया गया है, y में अवयव दिए गए हैं 1, 2। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि x से y में फलनों की संख्या। देखिए फलनों की संख्या और संबंधों की संख्या में अंतर होता है। संबंधों की संख्या में फार्मूला लगता है 2 की पावर mn, और अगर हम बात करें फलनों की संख्या तो फलनों की संख्या का फार्मूला याद रखना, फलनों की संख्या बराबर m गुणे n होता है। m समुच्चय a में उपस्थित पदों की संख्या 1, 2, 3, और n समुच्चय b में उपस्थित पदों की संख्या यानी 2, यानी फलनों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 6।
फलनों की संख्या और संबंधों की संख्या का फार्मूला जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन एक बन सकता है। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 19 होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारी बात को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लास को अंत तक करते रहिए और बाद में उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुविकल्पी है। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक f(x) बराबर 3x, f(x) बराबर एक फलन दिया गया है 3x, और ये कहा जा रहा है कि जो ये फलन है ये परिभाषित है रियल टू रियल। फलन जो हमारा परिभाषित है वो रियल टू रियल परिभाषित है। आपको तब ये चीज़ सिद्ध करना है कि जो फलन होगा वो एकाएकी आच्छादक है या बहुइकाई आच्छादक है या एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ना एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। मेरी बात को समझिएगा। अगर हम एकाएकी के लिए बात करेंगे तो गणितीय रूप में मैंने अभी आपको बताया एकाएकी के लिए, देखिए बहुत आसान तरीका है। एकाएकी के लिए आपको क्या करना है कि जो f(x1) की वैल्यू है वो f(x2) के बराबर दिखा देना है। तो जब f(x) बराबर 3x दिया गया है तो f(x1) किसके बराबर हो जाएगा 3x1 के, f(x2) के किसके बराबर हो जाएगा आप कह सकते हो 3x2 के, 3 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। मैंने अभी बताया कि अगर f(x1) बराबर f(x2) दिखाते हैं और x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो हमारा कैसा है एकाएकी है। फलन हमारा कैसा है एकाएकी। अब बात करें आच्छादक के लिए यानी ऑन टू के लिए। आच्छादक के लिए कंडीशन क्या होती है अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि मैथमेटिकली आच्छादक के लिए कैसे सॉल्व करना है। हालांकि मैंने ऐसे तो बता दिया इसके माध्यम से, लेकिन आच्छादक को आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना है कि माना कि जो सह प्रांत है, सह प्रांत को किससे लिखते हैं वाई से, वाई मतलब सह प्रांत दूसरे समुच्चय में उपस्थित अवयव, और परिसर को किससे लिखते हैं प्रतिबिंब अवयव, प्रतिबिंब अवयव को लिखा जाता है f(x) से। f(x) बराबर अगर y के बराबर हम सिद्ध लिख दें f(x) बराबर y, ये हम मान रहे हैं कि f(x) बराबर y सह प्रांत परिसर के बराबर, ये मान के चल रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सिद्ध कर दें तो सह प्रांत अगर परिसर के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा आच्छादक। अब देखिएगा f(x) के स्थान पर कितना है तो आपका हो गया 3x, 3x बराबर y। ठीक, x बराबर निकालेंगे तो y/3 आ जाएगा। पहले क्या करना है कि आपको मानना है कि f(x) बराबर y, f(x) की जो वैल्यू रखना है रखो, उसके बाद x का मान निकालो y के पदों में। अब इस x का मान रख दीजिए, मान रखने पर देखिए f(x) बराबर कितना दिया गया था, f(x) बराबर 3x दिया गया था। x की वैल्यू आपकी आई है y/3, तो y/3 रख दिया और ये हो जाएगा 3, और x के स्थान पर y/3 रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल, fy/3 की वैल्यू निकाला तो y आ गई। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, f(x) बराबर y माना था, मतलब परिसर बराबर हमने माना था सह प्रांत। ठीक है, परिसर ये f(x) क्या था परिसर और ये y क्या था सह प्रांत। देखिए मेरा कहने का मतलब ये y है ये x है, तो ये y में उपस्थित जितने अवयव होंगे वो सह प्रांत कहलाएंगे, और जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं उनको f(x) से लिखा जाता है। ठीक, तो हमने परिसर को सह प्रांत के बराबर दिखाया, तो परिसर को जब सह प्रांत के बराबर दिखाया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली परिसर की वो सह प्रांत के बराबर आ गई कि नहीं, f(x) बराबर y हो गया कि नहीं हो गया। f(x) बराबर y रखने पर x का मान निकाल के जब इसी में पुट किया तो देखो f(x) बराबर y आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि जो सह प्रांत है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि जो सह प्रांत होता है वो इस स्थिति में परिसर के बराबर होता है, और अगर सह प्रांत परिसर के बराबर हो गया तो फलन हमारा आच्छादक होता है। फलन क्या है हमारा आच्छादक है, फलन हमारा क्या है आच्छादक है। आप कैसे भी समझ पाइए, आप अगर ऐसे मतलब ये ग्राफ बना करके समझ पा रहे हैं तो वैसा समझ जाइए, मैथमेटिकली समझ पा रहे हैं तो वैसा समझ जाइए। हालांकि बड़े सवाल तो ऐसे ही लगेंगे मैथमेटिकली। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन उठाता हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अभी आपको हम बताते हैं कि एकाएकी आच्छादक वाले जो क्वेश्चन है हम वो आपको गणितीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे तो सोचना पड़ेगा, और अभी देखिए इसमें सोचना भी नहीं है। ठीक, हल्का सा दिमाग लगाओगे एकाएकी आच्छादक आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये बताया जाएगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। ए बराबर जो समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, लेकिन इसमें एक संख्या जो है वो 3 नहीं शामिल है। ठीक है, और एक समुच्चय हमारा बी है। ठीक है, समुच्चय बी में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन माइनस लगा है 1, मतलब 1 नहीं शामिल है, बाकी सब कुछ शामिल है। और फलन दिया गया है f(x) बराबर, ठीक है, x-2 अपान में x-3। ठीक है, फॉर ऑल जो x है वो बिलोंग करता है दिए गए समुच्चय a में। परिभाषित है तब दिखाइए कि फलन एकाएकी आच्छादी है। किसी फलन को एकाएकी आच्छादी सिद्ध करना है, मतलब 1 1 और
ऑन टू दोनों सिद्ध करना है। तो मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर 3 क्यों नहीं शामिल? अगर भैया 3 शामिल हो जाएगा तो 3 - 3 इन्फिनिटिव हो जाएगा, बटे में 0 का मतलब इन्फिनिटिव, फलन अपरिभाषित हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही नहीं सही होगा। इसीलिए यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पुराना काम एकैकी के लिए। पहले समझिए कि हम करते क्या हैं। एकैकी के लिए क्या करते हैं, हम fx1 की वैल्यू जो है, मतलब जो प्रतिबिंब अवयव हैं वो आपस में बराबर दिखाते हैं, fx1 बराबर fx2, और अगर इनके अवयव बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फलन एकैकी है। fx बराबर इतना है तो fx1 बराबर हो जाएगा x1 - 2 अपान में x1 - 3 बराबर x2। अब x1 के स्थान पर कितना रखना है, x2 - 2 अपान में x2 - x3। कैंची गुणा कीजिए आप, x1 का गुणा x2 से हो जाएगा x1 x2, x2 का गुणा 2 से हो जाएगा 2x2, 3 का गुणा इससे हो जाएगा -3x1, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा +6 बराबर इधर का इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 का मल्टीप्लाई x1 x2 है ना, x1 और 2 का मल्टीप्लाई 2x1। उसके बाद देखिएगा x1 x2 x1 2 हो गया 3x2 माइनस का 3x2 हो जाएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं और हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, एकैकी है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका क्या कैंसिल होगा, प्लस का 6 से प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x2 है, और इस 3x2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3x2 हो जाएगा। इधर आपका माइनस का 2x1 है और इस 3x1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3x1 हो जाएगा। प्लस के 3x2 से एक माइनस का 2x2 जाएगा तो केवल x2 बचेगा, और यहाँ पर 3x1 से 2x1 जाएगा तो आपका x1 बचेगा। x1 बराबर x2 आ गया। मैंने कह दिया कि fx1 बराबर fx2 दिखाने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे इसलिए कि जो फलन होगा वो हमारा कैसा होगा, 1 फंक्शन होगा, एकैकी फलन होगा। मानते हैं इस बात को, फलन हमारा कैसा होगा, एकैकी होगा। तो फलन मैंने एकैकी तो सिद्ध कर दिया। अब अगर इसे आच्छादक सिद्ध करना है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारा सहप्रांत है वो परिसर के बराबर है। सहप्रांत परिसर के बराबर ये मान के चलेंगे, उसके बाद उस बात को सिद्ध भी करेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे आच्छादक के लिए, हेडिंग लगाएंगे आच्छादक, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, देखिए छोटे क्वेश्चन हमने एक आधे लिए हैं, बड़े क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एकैकी आच्छादक के बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, तो हम नहीं चाहते कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी दिक्कत हो। आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि जो सहप्रांत होता है, सहप्रांत, या हम ऐसे लिख सकते हैं जो परिसर होता है, परिसर वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सहप्रांत के। जब परिसर सहप्रांत के बराबर होता है तो जो फलन होता है वो आच्छादक फलन होता है, नहीं ऑन टू फलन होता है। अच्छा, परिसर की बात करें तो हो जाएगा fx। अच्छा, सहप्रांत की बात करें, सहप्रांत को हम y से लिख देते हैं। फलन हमारा a to b परिभाषित था तो हम y के स्थान y लिख रहे हैं, लेकिन होना चाहिए यहाँ पर b, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि सहप्रांत को b से व्यक्त किया गया है। ओके, चलिए परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर fx का मान आपको दिया गया है x - 2 अपान में x - 3 बराबर y। अब हम सॉल्व करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा xy माइनस का 3y बराबर x - 2। हमको x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, xy इस x को इधर ले आएंगे, -2 हो गया, 3y उधर ले जाएंगे, प्लस का 3y हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो ये y - 1 हो जाएगा, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं 3y - 2, अर्थात x की वैल्यू निकालेंगे 3y - 2 अपान में y - 1। x का मान मैंने निकाल लिया। अब इस x का मान उठा करके हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, तो चूँकि fx बराबर हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, x - 2 अपान में x - 3। सहप्रांत अगर परिसर के बराबर होगा तो हमने जो ये x की वैल्यू निकाली y के पदों में वो यहाँ पर रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये y के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। अर्थात इस स्थिति में हम कहेंगे सहप्रांत परिसर के बराबर है। देखिए f x के स्थान पर रखेंगे 3y - 2 अपान में y - 1। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर रखेंगे 3y, ठीक है, 3y है ना, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, 3 यहाँ पर x के स्थान पर रखना है 3y - 2 अपान में y - 1, फिर -2 तो -2 अपान में आ जाओ, इस x के स्थान पर रखना है 3y - 2 अपान में y - 1 और माइनस का 3। इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अगर y के बराबर आ गई तो सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यही चीज़ तो मान के चला कि ये चीज़ इसके बराबर है।
ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करने पर हम y ले आए क्योंकि y के बराबर ही माने तो ये आपका सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा f और ये आपका हो जाएगा 3y - 2 अपान में y - 1 इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, ये ऊपर हो जाएगा 3y - 2 माइनस लगाइए 2 का मल्टीप्लाई y से तो ये हो जाएगा 2y और -2 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये हो जाएगा प्लस का 2, बटे में आ जाओ y - 1 पूरे के बटे में आ जाओ। ठीक, दिखाई पड़ ही रहा है। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई y से तो ये हो जाएगा 3y और -3 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये प्लस का 3 और बटे में हो जाएगा y - 1। क्लियर, y - 1 से y - 1 कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा f 3y - 2 अपान में y - 1 इक्वल टू, ऊपर देखिए 3y से 2y गया, y बच गया, 2 से 2 चला गया 0 अपान में 3y से 3y गया 0 -2 और +3 आपका 1 बचा। इस तरीके से ये आ गया 3y - 2 बटे में y - 1 बराबर y। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि जो परिसर है वो किसके बराबर है, सहप्रांत के बराबर है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो आच्छादक है। क्या है, आच्छादक। अब फलन आच्छादक भी हो गया, एकैकी भी हो गया, अतः अर्थात हम कह सकते हैं कि फलन हमारा एकैकी आच्छादक है। और यही चीज़ इस प्रश्न में यहाँ पर सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए एक और बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन चलते चलते। ठीक है, और आप सभी लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा और भी बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इससे नॉर्मल आ गया तो आप सिद्ध ही कर लोगे, उसमें क्या दिक्कत। जब इतने बड़े बड़े सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भाई, और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। ठीक है, देखिए भाई, एक अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, जो भी हो 20-21 नंबर पर होगा शायद ये। ठीक है, देखिए भाई, इसमें ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक फलन है हमारा, फलन परिभाषित है हमारा रियल टू -1 से 1। ठीक, ये समुच्चय आपको दे दिया गया, जहाँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ fx बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, x अपान में 1 प्लस mod x, ये आपको दिया गया है। कहा जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, परिभाषित फलन एकैकी और आच्छादक है। तो चूंकि इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ mod x है, mod x की वैल्यू कब लेस होती है, कब ग्रेटर देन के लिए प्लस x होती है, ये आपको परिभाषा पहले आनी चाहिए। अगर इसको हम परिभाषित करें तो fx बराबर, देखिए fx की वैल्यू x अपान में 1, mod x की वैल्यू अगर -x लेंगे तो इस स्थिति में x लेस देन 0 होता है और x अपान में 1 प्लस mod x की वैल्यू +x जब लेंगे हम तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो एक बना केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट कब बना, x लेस देन 0 के लिए, इसके लिए केस बना। इसके लिए जो हमारा फलन है fx है वो आप कहोगे x अपान में 1 - x है। अब इस फलन को भी एकैकी आच्छादक, मतलब इस केस के लिए भी एकैकी आच्छादक सिद्ध करना है, फिर इस केस के लिए एकैकी आच्छादक सिद्ध करना है। तो चलिए पहले केस फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ हेडिंग डालते हैं एकैकी के लिए। एकैकी के लिए हमने कहा कि किसी फलन को एकैकी सिद्ध करना है तो आप क्या करोगे, fx1 बराबर fx2 दिखा दोगे। माना fx1 बराबर fx2, fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 अपान में 1 - x1, fx2 की वैल्यू हो जाएगी x2 अपान में 1 - x2। ठीक, गुणा करेंगे x1 - x1 x2, ठीक, गुणा करने पर बराबर x2 - x1 x2। आई बात समझ में। अब देखिए ये सेम चिन्ह के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से x1 बराबर x2 आ जाएगा। मैंने कह दिया पहले ही कि अगर fx1 बराबर fx2 होता है और से बाद में x1 बराबर x2 आ जाता है तो इसलिए जो फलन होगा वो क्या होगा, आपका एकैकी होगा। फलन क्या होगा, एकैकी होगा। अब आच्छादक हमें सिद्ध करना, इसी फलन को आच्छादक सिद्ध करना है। अभी ये केस फर्स्ट चल रहा है, हेडिंग लगाएंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए जो हमारा परिसर होता है, जो परिसर होता है वो किसके बराबर होगा, परिसर जो होगा वो सहप्रांत के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, सह प्रांत के। परिसर को लिखते हैं एफ एक्स से, मतलब जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं, सह प्रांत को वाई से लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप कहोगे एक्स अपान में 1 माइनस एक्स है, ठीक, बराबर वाई। अब यहाँ से कैंची उड़ा करके किसी तरीके से हम एक्स का मान वाई के पदों में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर वाई माइनस का एक्स वाई। हमने क्या किया, कैंची उड़ा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स, इस एक्स वाई को इधर लाएंगे, बराबर हो गया वाई, एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई अपान इक्वल टू वाई। एक्स का मान निकालेंगे वाई अपान में 1 माइनस वाई। ये आप पहले बताइए एक्स का मान आया कि नहीं आया। इस एक्स का मान उठा करके हम फलन में रखेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, बताइए, एफ एक्स बराबर एक्स अपान में 1 माइनस एक्स दिया गया है। एक्स के स्थान पर मान रख देंगे एफ, एक्स के स्थान पर वाई अपान में 1 माइनस वाई, एक्स के स्थान पर रख देंगे वाई अपान में 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स के स्थान पर वाई अपान में 1 माइनस वाई। सॉल्व करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा एफ वाई माइनस 1 माइनस वाई। इसे सॉल्व करें, अगर ये वैल्यू वाई के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका वाई अपान में 1 माइनस वाई पूरे के बटे में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई, माइनस लगाएंगे, और ये वाई आपका ऑलरेडी पहले से, बटे में आ जाएंगे 1 माइनस वाई। इससे ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, एफ वाई अपान में 1 माइनस वाई इक्वल टू, देख लीजिएगा कहीं पर गलती ना होने पाए। अब गलती शायद हुई है क्या, लग तो नहीं रहा है, फिर गलती हुई है। गलती यही हुई है कि ये माइनस का एक्स वाई इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ आपका तो माइनस था ही फलन में, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस था ही, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस बाकी सही है। तो ऊपर हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा केवल आपका 1, क्योंकि +1 माइनस वाई 0 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से एफ वाई अपान में 1 माइनस वाई बराबर y मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सहप्रांत है वो किसके बराबर है, परिसर के। और सहप्रांत अगर परिसर के बराबर है तो केस फर्स्ट में जो हमारा फलन होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा। केस फर्स्ट में फलन क्या है, आच्छादक है। तो एकाकी आच्छादक सिद्ध करना था, तो केस फर्स्ट के लिए एकाकी आच्छादक हो चुका है। अब लगाएंगे केस सेकंड। केस सेकंड क्यों लगेगा, केस सेकंड इसलिए लगेगा x ग्रेटर देन के लिए, मतलब आपको यहाँ पर दिया गया था -1 से +1, ठीक है, तो x से कम वैल्यू के लिए फलन हमने पहले डिफाइन कर लिया, अब उसके लिए एकाकी आच्छादक सिद्ध कर दिया। अब x से ग्रेटर देन के लिए, ठीक, लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए जो फलन है वो आप कहोगे एफ एक्स बराबर आपका कितना है, तो आप कहोगे एक्स अपान में 1 प्लस एक्स है कि नहीं है। अब इस फलन को भी आपको एकाकी आच्छादक बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव करना है, तो आप हेडिंग लगाओगे एकाकी के लिए। एकाकी के लिए क्या करोगे, जो fx1 की वैल्यू है आप इसे fx2 के बराबर दिखाओगे, और अगर x1 बराबर x2 आ जाता तो फलन क्या कहा जाएगा, एकाकी कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 अपान में 1 अपान x1 बराबर x2 अपान में 1 प्लस x2। चलिए भाई थोड़ा सा इधर रफ कर दे, भाई, तो आप कहोगे जी बिल्कुल रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कैंची उड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ठीक, x1 एकम x1 और प्लस का ये हो जाएगा x1 x2 बराबर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस का x1 x2। अब देखिए x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 हो गया। हमने कहा कि fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कहेंगे इसलिए फलन हमारा क्या है भाई, एकाकी है। तो केस सेकंड में भी फलन क्या हो गया, एकाकी हो गया। अब आ जाएंगे आच्छादक पर, कहाँ आ जाएंगे, आच्छादक के लिए, ठीक। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, वही पुराना काम, fx की वैल्यू हम मानेंगे y के बराबर, मानेंगे कि नहीं मानेंगे भाई, fx की वैल्यू y के बराबर। अब fx बराबर कितना माना गया है, तो आप कहोगे x अपान में 1 प्लस x माना गया है बराबर y, कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर y प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। और आगे रफ करते हैं इसको हम, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई को धर लेंगे माइनस एक्स वाई बराबर वाई, ठीक, x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई बराबर वाई, तो x बराबर वाई अपान में 1 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को चूंकि एफ एक्स बराबर आपका कितना है, तो आप कहोगे x अपान में 1 प्लस एक्स है।
अब आप क्या करोगे, x के स्थान पर y के पदों में वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा एफ वाई अपान में 1 माइनस वाई बराबर y अपान में 1 माइनस वाई अपान में 1 प्लस वाई अपान में 1 माइनस वाई। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर y के पदों में वैल्यू रख देंगे। एफ वाई अपान में 1 माइनस वाई बराबर देखिएगा y अपान में, देखिए ये हर से हर कैंसिल होगा लेकिन इधर से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस वाई प्लस वाई, तो ये प्लस माइनस वाई जीरो आपका हो जाएगा और y अपान 1 का मतलब y बचेगा। हम कह सकते हैं कि एफ वाई अपान में 1 माइनस वाई की वैल्यू जो आ गई वो भी y के बराबर आ गई, अर्थात कंडीशन आ गई सह प्रांत बराबर परिसर वाली। और जब सह प्रांत परिसर के बराबर होता है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा केस सेकंड के लिए, चूंकि सह प्रांत बराबर परिसर अतः केस सेकंड में भी फलन, अतः जो फलन है वो एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादी फलन है। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों ने देखा कि हमने आप सभी लोगों को क्या किया, पहले बताया कि संबंध और संबंध पर आधारित क्वेश्चन, फिर मैंने फलन क्या होता है, फलन के प्रकार, एकैकी आच्छादक के बारे में बताया और उन पर आधारित बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया। छोटे मोटे तो ऐसे हो जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी डिस्कस किया, जो छोटे हो पाए उनको भी लिया। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास से आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन किया होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा समय तो लग गया लेकिन सब कुछ इसी में डिस्कस हो गया। ठीक है, तो सभी लोग ऐसे बने रहिएगा और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आपको सारे चैप्टर की बहुत ही जल्द आप लोगों को हम मैराथन क्लास देने वाले हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।